इस दिवाली पे जो है ना आप एक ऐसी जादू की पोटली खुद से बना सकते हैं कि अगर आपने पोटली बना ली और नियम से बना ली ना तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप पूरा साल संभाले भी नहीं संभाल पाओगे। जो आपने मनोकामना की होगी ना आपकी नेक्स्ट दिवाली से पहले, जिसकी अगर मकान की है, जिसकी घर में बरकत की है, वो चीज आपकी पूरी होगी। डेस्टिनी तो मेरे हाथ में है नहीं, जो लिखा हुआ वो तो लिखा ही हुआ है कि ये मिलना है और ये नहीं मिलना। कर्म अच्छे कर लो, वो तो मेरे हाथ में है ना। अगर मैं कर्म अच्छे करूंगा तो क्या पता मेरे जो बैड डेस्टिनी लिखी हुई है वो अच्छी हो जाए। हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे दृष्टि और दशा के बारे में, किस तरीके से हमारी दशा और कौन से प्लैनेट की दृष्टि कहाँ पड़ रही है वो हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करती है। आज की वीडियो अगर आप ढंग से समझ गए तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, चाहे हम फाइनेंशियल फ्रंट की बात करके चले, हेल्थ की बात करके चले या फिर रिलेशनशिप की बात करके चले। हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत है और आई एम ए PLR एक्सपर्ट और इसके साथ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हेलो, मैं तुलिका एज ए एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर वर्क करती हूँ। तो सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये दृष्टि और दशा क्या है और कैसे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। दृष्टि ऐसे है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो, ये दृष्टि है। तो सभी प्लैनेट्स की खुद की दृष्टि होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की सौम्य होती है और किसी की थोड़ी सी क्रूर होती है। अब जैसे मैंने बोला, दृष्टि सभी प्लैनेट्स की होती है। तो आप एक बात को समझिए, राहु और केतु तो एक दूसरे के सामने होते हैं, तो एक दूसरे पे दृष्टि रखते हैं। और कभी भी एक इंसान अपने बच्चे पर या फिर अपने ही खुद के अंग पर कोई क्रूर दृष्टि तो रखेगा नहीं। कई बार कई और प्लैनेट्स होते हैं जिनकी दृष्टियां क्रूर मानी जाती हैं, जैसे कि हम मंगल की दृष्टि मान लेते हैं, जैसे कि हम शनि की दृष्टि मान लेते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि शनि की दृष्टि जो है वो क्रूर मानी जाती है। कहा जाता है कि जब शनि भगवान के सामने आप दिया भी जलाते हैं तो सामने से आकर दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आप उनकी दृष्टि में आ रहे हैं। तो शनि को जो दृष्टि मिली है वो मिली है 3rd, 7th और 10th। थोड़ा एक्सप्लेन करो 3rd, 7th। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, हम मान लेते हैं कि शनिदेव जो है वो लगन में बैठे, लगन इज हाउस फर्स्ट। अब अगर 3rd दृष्टि मानी जाए तो इसका मतलब उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 3rd हाउस पे। 3rd हाउस होता है हमारा मेहनत का हाउस। तो इसका मतलब ये है कि शनिदेव जो है आपकी मेहनत को देख रहे हैं, वो आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देंगे कि अच्छा तुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि 10th दृष्टि जो है वो करियर पे जाती है। तो वो करियर ओरिएंटेड तो आपको बनाएंगे, पर उसके लिए आपसे वो मेहनत बहुत कराएंगे। तो जितनी मेहनत करेगा उतनी तुझे ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर भाग्य का साथ तेरे को तभी मिलेगा जब तू मेहनत करेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर अगर कोई इंसान मान लेते हैं कि कोई 100 कदम चलने पर एक जगह पे पहुंचता है तो उसे बोलेंगे नहीं, तुझे तो 150 चलने पड़ेंगे तभी तुझे मिलेगी। और वहीं अगर कोई 100 में दृष्टि पड़ती, मान लो हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल शुक्र की दृष्टि होती है, अब जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उसी तरह से उनकी एक और दृष्टि होती है जो कि 7th होती है। तो यानी कि हर ग्रह की दृष्टि जो है 7th तो कॉमन है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो शनि है, कोई भी ग्रह है उसकी 7th दृष्टि तो है ही है, क्योंकि हर कोई अपने सामने तो देखता ही देखता है। आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे को देख रहे हो, आप वहाँ या यहाँ नहीं देख पा रहे, राइट? उसी तरह से ये जो स्पेशल दृष्टि है ये सिर्फ 3 प्लैनेट्स को मिली है। पहली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसका हम शनि की बात कर रहे हैं 7th, 3rd, 7th और 10th, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई अपनी कुंडली खोलता है और वो देखता है शनि कहाँ पे बैठे हैं, जिस भी हाउस में बैठे हैं उसके ऊपर 3 ऐड कर दिया जाए, 7 ऐड कर दिया जाए और 10 ऐड कर दिया जाए, तो जो हाउसेज आएंगे शनि वहां पर नेगेटिव इफेक्ट देगा। हम ये कह रहे हैं, जरूरी नहीं है नेगेटिव। अब देखो, दृष्टि नेगेटिव नहीं होती, वो उसको देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि शनि जहाँ बैठे हैं तो उस हाउस को कंसिडर करते हुए 3 काउंट करेंगे। यानी कि अगर शनि 10th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस को 1 काउंट करेंगे, उससे अगला वाला हाउस और उससे अगला हाउस, तब वो 3rd काउंटिंग होगी। सेम हाउस से ही काउंटिंग शुरू होगी, जहाँ शनि बैठेंगे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। हर दृष्टि को ऐसे ही काउंट किया जाता है, जहाँ प्लैनेट बैठेगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। तो शनि की दृष्टि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करो। ये डिपेंड करता है कि शनि बैठा कहाँ पर है और किसको देख रहा है। मैंने आपको लगन से बताया, तो लगन से तो 3rd हाउस को देख रहा है, यानी मेहनत को देख रहा है। 7th हाउस को देख रहा है तो इसका मतलब जीवन साथी को देख रहा है।
वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर ये भी आगे डिपेंड करेगा कि वो जिस हाउस को देख रहा है उस हाउस में राशि कौन सी बैठी है, प्लैनेट कौन सा है, तो ये भी देखना पड़ता है। अगर वो उसका फ्रेंडली होगा तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और अगर उसके अगेंस्ट वाला होगा, एनिमी प्लैनेट होगा या एनिमी राशि होगी, तो फिर समझो के बारे नहीं आ रहे हैं। फिर तो शनि के आप ये भी बता दो, एनिमी राशि कौन सी या एनिमी प्लैनेट कौन सा है? शनि के जो है अगर 7th हाउस में सूर्य बैठ गया, ठीक है, एनिमी है, ठीक है। दोनों वैसे रिश्ता पिता पुत्र का रखते हैं लेकिन आपस में दुश्मन है, और इसकी स्टोरी सबको मालूम है क्योंकि शनिदेव छाया के पुत्र थे और सूर्य ने जो है उनको डिसओन कर दिया था। सूर्य को लगता था कि मैं इतना सुंदर और यशस्वी हूँ और कैसे मेरा बेटा काला हो सकता है, उन्होंने उसको डिसओन कर दिया था, जिस वजह से शनि और सूर्य के बीच में शत्रुता है। तो सबसे पहले तो ये शनि के जो है, मंगल भी इनके जो है शत्रु की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? शनि मंगल जो है सेनापति है, ठीक है, उनका काम है लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ करना। शनि कहता है मैं कर्म फल दाता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, मैं तो तेरे को अपना दोस्त नहीं मानता। तो शनि के जो है हम सूर्य और मंगल को कहेंगे कि इनके जो है एंटी है, एंटी हो गए। और शुक्र के साथ ही सौम्य संबंध रखते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र जो है सौम्य ग्रह है, धीरे धीरे चल रहा है। चंद्रमा के साथ न्यूट्रल रहते हैं ये, लेकिन जबकि चंद्र और शनि साथ जब बैठते हैं तो ये विष योग का निर्माण कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है न्यूट्रल रह जाते हैं, लेकिन दृष्टियों के लिए न्यूट्रल है। लेकिन साथ में अगर बैठे हैं तो कॉम्बिनेशन खराब है। चंद्र शनि अगर साथ में बैठ गए तो उसी व्यक्ति की जो है अगर जन्म के समय में भी ये जहाँ पे कॉम्बिनेशन में अगर साथ में बैठ गए हैं तो उस व्यक्ति की जन्म से 7.5 लग गई। तो ये 7.5 क्या हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। 7.5 होती है कि जैसे अभी प्रेजेंट में ट्रांजिट में प्लेनेट कहाँ पे हैं, जैसे शनि अगर अभी गोचर में अभी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो हम प्रेजेंट समय का जो है शनि को देखते हैं अभी का। और जन्म के समय यानी कि जैसे अगर किसी का जन्म 1990 में हुआ और उसकी जो है जन्म के समय चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और शनि अभी कहाँ बैठा हुआ है, प्रेजेंट में ट्रांजिट में गोचर में 12th हाउस में बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो उस व्यक्ति की 7.5 शुरू होगी। चंद्रमा से एक हाउस आगे एक हाउस पीछे अगर वर्तमान समय का यानी कि गोचर के समय का शनि बैठा है तो उसको शनि की 7.5 कहते हैं। शनि एक साल जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो जिस घर में बैठेगा उस घर में, उससे अगले में और उसके पीछे के घर में, तीनों घर में शनि की 7.5 लगेगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए प्रेजेंट समय का शनि और जन्म के समय का चंद्रमा देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट का ही मान के चलता हूँ, मेरे को फर्स्ट में किसी के मून बैठा है, 12th के अंदर किसी के अभी शनि आ गया गोचर के अंदर, 7.5 लग गई है। तो ये जो अभी 12th हाउस वाला है जब वो 1 में स्विच होगा तो क्या और बुरा हाल हो जाएगा उसका? 7.5 चल रही है, वो 7.5 के भी ना सीमा एक होती है, एक उदय हो रही है, एक अस्त 7.5 है, एक शिखर पे है। ठीक है, ठीक है, वो उस टाइम पे होता है कि कहाँ पे प्लेनेट है। अगर वो पिछले हाउस से चलती हुई आ रही थी 7.5 तो वो अभी यानी कि उदय की स्टेज पे है। ठीक है, जब आप सेंटर पे बैठे हुए आए हैं तो ये वो शिखर पे पहुंच गई है। जब वो लास्ट वाले हाउस पे पहुंचा, क्योंकि हर साल बढ़ाई है, तो यानी कि उसकी 7.5 अस्त उसमें जाती जा रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7.5 साल की ही क्यों कहा गया है 7.5? क्योंकि ये 7.5 साल की बनती है। जब 2.5 साल एक घर में बैठा, 2.5 साल 7.5 साल हो गए, यानी कि 7.5 हो गई 7.5 साल की, इसलिए इसको 7.5 का नाम दिया गया। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ 7.5 साल रहेगी, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, ये 8-10 साल भी जा सकती है। रीज़न क्या होता है कि प्लैनेट जो रेट्रोगेट होते हैं, वक्रीय होते हैं। अभी पीछे भी हमने सुना था कि शनि वक्रीय हो गए थे, वक्रीय हो गए यानी कि है वहीं पर हमें प्रतीत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी, आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया है? जब हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक सीट पे बैठे हुए हैं और हमारे आगे से हमारी ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे, लेकिन जब हमारे आगे से ट्रेन भागती है ना तो हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, होता ना माइंड में। ऐसे ही रेट्रोगेट होते हैं प्लैनेट, एक्चुअल में अपनी पोजीशन से नहीं हटते, लेकिन वो हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं, वो भी उल्टी दिशा में, तो वो रेट्रोगेट हो गए। अगर शनि रेट्रोगेट हो गए हैं
तो यानी कि आपकी साढ़े सती का ड्यूरेशन बढ़ गया। वो तो एक जगह पे स्टेबल थे, वहीं पे अटके हुए हैं और पीछे की तरफ उन्होंने कर दिया। जब वो मार्गी होंगे, अब वो कितने समय के लिए मार्गी हुए हैं, शनि वैसे ही स्लो चलते हैं, वो कभी 6 महीने के लिए भी मार्गी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी शनि की साढ़े सती का ड्यूरेशन बढ़ सकता है। होता क्या है साढ़े साथी में? साढ़े सती में देखो क्या होता है कि पूरा चार्ट एनालाइज, अगर मैं रफली बात करूँ तो साढ़े सती में आपसे ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस आ गए हैं। आप कई बार ऐसा होगा कि आप ने सोने पे हाथ रखा है और वो मिट्टी बन गई, वो भी उपजाऊ नहीं, इस तरह की मिट्टी बन गई। वो साढ़े सती के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ऐसी भी साढ़े सती आती है कि आपने बंजर भूमि को हाथ लगाया और उसने आपको फल फूल दे दिए। तो साढ़े सती क्या इफेक्ट डालेगी, कैसे डालेगी, वो पूरा का पूरा चार्ट जब तक एनालाइज ना हो जाए तब तक आप पूरी फुल एंड फाइनल प्रोडक्शन नहीं दे पाओगे। गुरु की दृष्टि आ गई उसकी साढ़े सती पे, गुरु स्पोर्टिव प्लैनेट है, अच्छी दृष्टि मानी जाती है। जैसे शनि की हमने बताया कि क्रूर दृष्टि मानी जाती है, तो डेफिनेटली, और शनि की जो है वो फाइनेंस के ऊपर बैठे हैं, वहाँ पे हैं, साढ़े सती है, वो सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस को हमारा परिवार का माना जाता है, हमारे धन का माना जाता है, उस हाउस को माना जाता है। अब शनि की साढ़े सती वहाँ पे है, अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन साथ में गुरु की दृष्टि वहाँ पे आई हुई है, तो आप नहीं कह सकते उसको कि उसकी साढ़े सती खराब जाएगी। मतलब वहाँ पे क्योंकि कई बार जैसे ऊपर ऊपर देखा जाएगा तो बोले रहेगा परिवार में संबंध नहीं बन पाएंगे, आपस में चीज़ें नहीं हो पाएंगी, फाइनेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, पैसा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन उसको किसने बचा दिया? गुरु की दृष्टि ने। आपके रिलेशनशिप कहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो। कोई भी रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो रिश्ता ज़्यादा गहरा होता है जब किसी को देखने से बनता है। आप सिर्फ ऑडियो सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। हम आजकल यूट्यूब पे हैं, लोग जिससे हमें खाली अगर रेडियो पे सुन रहे होते थे, आजकल पहले रेडियो चलता था, लेकिन आजकल हमारा यूट्यूब ट्रेंड में है, तो लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पे देखा भी जाएगा, समझा भी जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे अगर चार्ट भी लगा देंगे, वहाँ पे दिखाएंगे ना कि सेकंड हाउस में शनि बैठा है और उसकी दृष्टि वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे लोगों को बड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से शनि की साढ़े सती में भी आपको बचाव हो सकते हैं। अब बात आ गई कि शनि, सेम हाउस ले रही हूँ मैं, शनि का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन दृष्टि किसकी चली गई? मंगल की चली गई, तो नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव में आ गए हमारे पास मंगल शनि के लिए, और सूर्य न्यूट्रल में हो गया चंद्र, और बाकी सारे अच्छे हैं। बाकी न्यूट्रल में है मित्र। शनि जो है ना, हर चीज के लिए कर्म फल दाता है। वो कहते हैं तुम अपना कर्म करो, जैसा कर्म करोगे मैं तुम्हें वैसा रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, तो जो है शनि के जो फ्रेंड्स लिस्ट में आते हैं, बुध आ जाते हैं और शुक्र आ जाते हैं। बुध शुक्र फ्रेंड लिस्ट में आ गए इनके, दुश्मन में इनके आगे एंटी हो गए इनके सूर्य और मंगल हो गए। ठीक है, तो मतलब अगर कोई अपनी कुंडली खोलता है, मैं गलत हो तो मुझे थोड़ा बता देना, कि कोई अपनी कुंडली कहीं से बनवाता है किसी भी ऐप से, तो अपनी कुंडली खोली, कुंडली के अंदर जहाँ पे भी उनके शनि बैठे हैं, अब उसके बाद वो दृष्टि चेक करेंगे, वो दृष्टि कहाँ पे आ रही है। अगर वो दृष्टि पॉजिटिव दोस्त से आ रही है तो वो वाला हाउस अच्छा हो गया, अगर वो नेगेटिव हिट आ रहा है तो वो हाउस नेगेटिव हो गया। न्यूट्रल है तो ठीक ठाक हो सकता है। बट आप ये मान के चलो कि जिस पे भी दृष्टि जा रही है उसमें वो एफर्ट तो लेगा, उस हाउस को एफर्ट तो चाहिए। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मान लो 4th हाउस में शनि बैठ गया तो उसका 10th जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 1st हाउस में, यानी कि वो इंसान सांवला हो जाएगा। पूरी फैमिली में सारे गोरे हो सकते हैं, वो इंसान सांवला हो जाएगा। तो यहाँ तक फर्क पड़ जाता है। पर्सनालिटी है ना 1st हाउस, तो उसकी अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस में अगर वो सांवलापन आ गया तो इसका मतलब उसकी दृष्टि पड़ रही है। हर किसी के साथ नहीं होता। सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर दृष्टि ऐसी पड़ गई पर्सनालिटी पे तो वो सांवला हो जाएगा रंग में। पूरी फैमिली चाहे गोरे लोगों की है, पर उसमें थोड़ा सांवलापन जरूर आएगा। तो इतना इफेक्ट आ जाता है उसमें। अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आया था जी मंगल। अब मंगल की जो दृष्टि है वो है 4th और 8th। अब हम मंगल को रख लेते हैं लगन में, यानी 1st हाउस। तो 4th कौन सी दृष्टि पड़ी? 4th हाउस होता है सुख का। राजा जो है, आप मान के चलो, राजा के साथ ही होता है हमेशा मंत्री, या फिर हम कहना चाहिए सेनापति, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर लगन से देखा जाए तो 4th हाउस है सुख का, यानी कि घर का। तो राजा को अगर वो प्रोटेक्ट करेगा तो इसका मतलब उसके घर को प्रोटेक्ट करेगा ना, इसलिए उसको दृष्टि मिली है 4th।
और 8th हाउस होता है आयु का। अब वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? राजा की, राजा के घर वालों की, रानी की, या फिर राजकुमार की, या फिर राजा की। और अगर वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है तो यानी कि या तो राजा होगा घर में, इसलिए सुख को देख रहा है, और या फिर उसकी आयु की तरफ। आयु कौन सा? 8th हाउस आ गया, इसलिए उसको दृष्टि मिली है 4th और 8th। ठीक है। राइट। तो ये इस वजह से दृष्टियां से मिली है। अभी हमने बात की शनि की, शनि को मिली 3rd, 7th और 10th। उसी तरह से मंगल को मिली 4th, 7th और 8th। तो मैं आपको सामने एक चार्ट दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन से एंटी है, कौन से न्यूट्रल है, कौन से पॉजिटिव है। क्योंकि हम ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं आपका फायदा हो। आपको हमने कंसेप्ट बता दिया है कि आपको देखना है वो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं प्लेनेट की, वो कौन से हाउस में बैठा है, कौन सी दृष्टि है। आपको दृष्टि की हमने फॉर्मूला बता दिया है। उसके बाद में आपको देखना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक लिस्ट में दे दूंगा, इसमें आपको हाउसेस पता लग जाएगी, हाउसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको पता लग जाएगा वो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आप सबकी दृष्टि अब एक्सप्लेन करते चले जाओ कि किस किस की दृष्टि कहाँ पे होती है। तीसरा प्लैनेट जो जिसके पास एक एडिशनल दृष्टि है वो है गुरु। गुरु मान लेते हैं लगन में है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर कुंडली में कोई भी दोष है ना, तो माना जाता है कि अगर गुरु लगन में बैठ गया तो 100 दोष माफ है। तो ये इतना अच्छा प्लैनेट है कि अगर वो लगन में बैठ गया तो समझो 100 दोष कुंडली के माफ हो जाते हैं। अब इसको जो दृष्टि मिली है वो मिली है 5th, 7th और 9th। अब समझने वाली बात है, गुरु क्या है? गुरु टीचर। 5th जो हाउस है उससे बच्चों को देखा जाता है। तो गुरु को सबसे पहले एक राजा क्या देगा? अपने बच्चे देगा। गुरु के सपोर्ट करेगा ना अपने बच्चों को कि आप इसको पढ़ाइए, सिखाइए, शस्त्र विद्या हो गई या जो भी विद्या होगी तो सब कुछ आप ही दोगे। तो 5th हाउस इसलिए मिला गुरु को। 7th हाउस तो मैंने आपको बताया कि वो हर प्लैनेट के पास है, 7th दृष्टि है क्योंकि वो सामने देखता है। अब इसके बाद आया 9th। गुरु जब किसी को शिक्षा दे रहा है तो यानी कि उसका भाग्य बना रहा है ना। उसका भाग्य कैसा होगा? वो भाग्यशाली होगा या उसका भाग्य खराब होगा, ये उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए उसे गुरु को अब जो तीसरी दृष्टि की दी गई है वो भाग्य की दी गई, कि यानी कि जहां पर भी वो बैठेगा उससे उसको 5th, 7th और 9th दृष्टि उसको साफ साफ दिखेगी। अब अगर 1st हाउस में बैठा है, लगन में बैठा है, तो उसको कौन सी दृष्टि दिख रही है या उसको कौन से हाउस दिख रहे हैं? 5th, 7th एंड 9th। सेकंड में आ गया तो 6th, 8th और 10th। तो जहां पर उसकी दृष्टि जाएगी वहां पर उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सोचो सेकंड हाउस में अगर गुरु बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 6th हाउस पे। 5th दृष्टि जो है उसकी 6th हाउस पे जा रही है। 6th हाउस होता है रोग का, यानी कि अगर रोग होने हैं उसको तो उसको रोग से बचा लेगा गुरु, इतना अच्छा है वो। 8th हाउस पे जा रही है उसकी 7th दृष्टि, यानी कि उसकी आयु को दीर्घ आयु बना देगा। और अगर उसके आगे देखा जाए तो उसकी 9th दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th हाउस पे, यानी कि वो उसके करियर को भी बूम देगा। सो जहां गुरु बैठेगा उस हाउस को भी बढ़ा देगा, पर जहां उसकी दृष्टि जाएगी उसके इफेक्ट्स को भी अच्छा कर देगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है दृष्टियों का। बाकी सब, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो मंगल है, मंगल को भी तो 7th दृष्टि मिली भी है। बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया, सबके पास 7th दृष्टि यानी कि सामने के हाउस पे देखने की दृष्टि सबके पास है। सो दैट इज वेरी कॉमन। तो इसके अलावा हम आपको एक चार्ट देंगे जो कि आप सामने स्क्रीन पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से प्लैनेट के कौन से मित्र प्लैनेट्स हैं, कौन से न्यूट्रल हैं और कौन से उनके शत्रु प्लैनेट हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी दृष्टि होती है, क्योंकि सिर्फ 3 ही प्लैनेट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा दृष्टियाँ मिली हैं, बाकी सबकी तो 7वीं दृष्टि है। बाकी सब अच्छे हैं। हाँ, सामने अच्छे मीन्स क्या है कि मीन्स अच्छे नहीं है, मीन्स दृष्टि है। जैसे एक्स्ट्रा एडिशनल दृष्टियां क्यों मिली? क्योंकि अच्छा, इन्हीं 3 प्लैनेट्स हैं जिनके पास मल्टीपल दृष्टि है, बाकी सब सिर्फ सामने ही सिर्फ सामने ही देखते हैं, सिर्फ सामने। उनको सबकी कॉमन दृष्टि सारे प्लैनेट्स की, सूर्य से लेके इवन देन कई एस्ट्रोलॉजर राहु केतु की दृष्टि को कंसिडर नहीं करते हैं कि राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी राहु और केतु को कंसिडर किया जाता है एज 7th दृष्टि। ठीक है,
तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबकी जो है सात्विक दृष्टि सबकी है। सिर्फ एक्स्ट्रा पावर्स मिली हैं इन 3 प्लैनेट्स को, वो एक्स्ट्रा पावर मिली है हमारे गुरु को, मंगल को और शनि को। क्यों मिली? मंगल हमारे सेनापति थे। अगर हम उस जमाने की बात करें जब ऋषि पराशर ने एस्ट्रोलॉजी लिखी थी तो राजा का दरबार सजता था। राजा के दरबार के अंदर एक सेनापति होता था, एक गुरु होता था, एक सेवक होता था। तो मंगल हमारे सेनापति थे, गुरु हमारे गुरु थे, देवताओं के गुरु थे। गुरु हमारे शुक्र भी हैं, शुक्राचार्य जी, लेकिन वो दैत्यों के गुरु थे, ठीक है। और शनि जो है हमारे सेवक हैं, सेवक। शनि कब खुश होते हैं? जब किसी सेवादार की आप सेवा करते हो, तब शनि खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से इन 3, अब मेरी बात, सेवक है आपके पास, अब सेवक के आगे भी आप अगले को बोलोगे ना कि एक सेवक तो पूरे राज दरबार को नहीं संभाल पाएगा ना, वो अगले सेवक को बोलता है तुझे ये काम करना है, ये काम करना है। अब किसी को भी आपने कुछ काम दिया है तो उसके ऊपर निगाह तो आपको रखनी पड़ेगी, बिना निगाह के काम नहीं होता। अब मंगल, गुरु, शनि को एक्स्ट्रा पावर दे दी कि तुम आड़ी निगाह से, तिरछी निगाह से, सीधी निगाह से, सब जगह से तुम देख सकते हो और पूरी तरह से इनको ऑब्जर्व करो और उनके लिए जो अच्छा है, बुरा है, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट, बुरा कर रहे हैं तो बुरा रिजल्ट। इसलिए हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, शनि की क्रूर होती है, मंगल की भी क्रूर में आते क्योंकि मंगल हार्ड प्लेनेट है। लेकिन आप किसी को ऐसे सिर्फ ओरली ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी दृष्टि यहाँ पे है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, इसकी दृष्टि यहाँ पे तो नेगेटिव रिजल्ट देगी। अगर आपस में मंगल शनि देख रहे हैं, दोनों एंटी हो गए, दोनों शत्रु ग्रह हैं, तो भाई आज तो मेरी गली में कैसे निकलेगा, तो तेरे को मार के ही मानूंगा मैं तेरे को आज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आया, जिस प्लेनेट की दृष्टि जिस हाउस पे आ रही है वो हाउस नेगेटिव होगा या दोनों हाउस नेगेटिव हो जाएंगे? जहाँ वो बैठा हुआ है वहां पर तो अपने इफेक्ट से है। अच्छा ठीक है। देखो, मंगल अगर मान लो 3rd हाउस में बैठा है, तो 3rd हाउस किस चीज का? मंगल, वो मेहनत का। तो वहां पर तो बैठना ही क्रूर प्लेनेट चाहिए। अच्छी बात है मंगल वहां बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक वो एनर्जेटिक प्लेनेट बैठेगा नहीं तब तक वो आप मेहनत करोगे कैसे? वहां अगर चंद्र बैठ गया तो वो तो आपको काम ही नहीं करने देगा। वो तो बोले छोड़ दो यार, आराम से बैठेंगे, वो तो आपको काम ही नहीं करने देगा। मेहनत वाला घर और सौम्य प्लेनेट, ये तो कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बैठता। तो वहां पर उसने उसको अच्छा रिजल्ट दे दिया। पर अब उसकी दृष्टि सोचो, 4थी दृष्टि है, तो 4थी दृष्टि कहाँ जाएगी? रोग स्थान पे। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर अगर कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो उसको दृष्टि देने के बाद उस रोग से उसको बचा लेगा या उस रोग को और बढ़ा देगा। तो ये डिपेंड करता है। ऐसे कि अगर मंगल की दृष्टि आई हमारे रोग के स्थान में, यानी कि 6th हाउस पे, अगर 6th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, ठीक है, या किसी और प्लेनेट की दृष्टि नहीं आ रही है, तो फिर मंगल की दृष्टि सबसे स्ट्रांग है उस प्लेनेट पे। लेकिन अगर कोई प्लेनेट वहां बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि भी कहीं जा रही है, और उस हाउस पे किस प्लेनेट की ओर दृष्टि आ रही है वो भी। अगर मंगल ने 6th हाउस को देखा है लेकिन गुरु बैठा हुआ है 12th हाउस में, 12th हाउस से अपनी 7वीं दृष्टि से भी रोग भाव को देख रहा है, तो वो चीजें क्लैश करेंगे आपस में, क्योंकि मंगल भी उस घर को देख रहा है और गुरु भी देख रहा है। तो अब 2 दृष्टियां आपस में मैच कर गई हैं, ठीक है। फिर और कॉम्बिनेशंस देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति को रोग तो आएंगे लेकिन गुरु जो है उसको बचा देगा। जैसे एक किसी को बता दिया कि आपको जो है कहीं पे सर्जरी होनी है, कई बार आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर ने तो सर्जरी कह दी थी, लास्ट तक गए हम और एकदम से ना उसने कहा कि नहीं, पता नहीं कैसे मेडिसिन इतनी इफेक्ट्स डाल गई कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो गुरु की दृष्टि ने बचा दिया। मंगल की दृष्टि ले आई लेकिन गुरु की दृष्टि ने उसको वहां पे सिक्योर कर दिया कि चल तूने इतना कष्ट झेलना था, तूने झेल लिया, मैं गुरु बैठा हूं, मैं तूने। इसमें ना मैं क्रॉस रेफरेंस कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन था दृष्टियां और दशाएं। अगर जैसे एक ही हाउस पे 2 दृष्टियां इकट्ठी पड़ रही है, गुरु की भी और मंगल की भी, अब ये डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है। अगर मंगल की दशा चल रही है तो इसका मतलब मंगल ज्यादा इफेक्ट करेगा, और अगर गुरु की चल रही है तो गुरु ज्यादा इफेक्ट करेगा। और किसी और की चल रही है जो कि मित्र है किसी का, तो उसकी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर और दशाएं भी तो होती हैं, किस समय पे कौन सी दशा चल रही है। तो जिसका आपको ज्यादा मिल जाएगा ना, कॉर्पस ज्यादा मिल जाएगा, उस हिसाब से वो हाउस रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं और अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी रखते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि भाई आप सिर्फ प्लैनेट देख के नहीं कुछ बता सकते,
आपको राशियों को भी देखना है, आपको दृष्टियों को भी देखना है, आपको दशाओं को भी देखना है, आपको नक्षत्र को भी देखना है। और फिर सबसे बड़ी बात, इनके लॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक राशि किसी और नाम से बैठी है पर उसका लॉर्ड कोई और है। फिर सबसे बड़ी बात, हर हाउस किसी एक अलग प्लैनेट को एलोकेट हुआ है। अब गुरु को खुद को ही 5 प्लैनेट एलोकेट हुए हैं 12 में से, तो भाई बाकी सारे प्लैनेट कहाँ जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। इसलिए जब कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया जाता है ना, तो बोला जाता है कि ये डिटेल है जी मेरी, तो डिटेल तो आपको सॉफ्टवेयर में डाल के पता चल जाएगा कि हाँ जी आपके लगन में क्या बैठा है और कहाँ पर क्या बैठा है। पर कैलकुलेशन जो है वो सच में एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में ही चलती है। ये उसकी पढ़ाई ही है जो आपको सच में बता पाएगी कि वहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट मुझे क्या रिजल्ट देगा और किस समय पे क्या रिजल्ट देगा। कईयों की शादी तो होती है कि 10 साल पहले होनी चाहिए थी और शादी आज तक नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? वो दशाओं की वजह से या दृष्टियों की वजह से लेट हो गई। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर ही बता पाए। जब मैंने चैनल शुरू किया था मैं नॉन बिलीवर था, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था वीडियोस के अंदर कि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ कैसे काम करती है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने वास्तु का एपिसोड किया, तो उन्होंने जोन बताए कि इस जोन में ये होता है, ठीक है समझ गया। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और हमेशा से चुल रही है चीज़ों को ढंग से समझ देगी, लॉजिक समझ देगी, तो वो लॉजिकल लगा। मैंने कहा ठीक है डायरेक्शन का ये है आ गया में। न्यूमरोलॉजी का किया हमने, न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 बता दिया उन्होंने, बहुत आसान है यार, तो ये भी आ गया समझ में। अब मैं तुक्के मार के देख रहा हूँ, थोड़ा समझ में आया है, तो मैं लोगों को कह रहा हूँ भाई बता तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं कहा अच्छा तेरे साथ ये तेरा ये साल ना ऐसा कुछ हुआ होगा, पिछले साल तेरा ऐसा हुआ, तुक्के लग रहे। भाई मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया। फिर वास्तु का भी ऐसी था कि थोड़ा किया था, मैं सबको पता लग गया भाई तेरी ना ये डायरेक्शन में दिक्कत है, ये कर ले ये सही हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगने लग गया, मुझे आने लग गया। एस्ट्रोलॉजी करी, तो एस्ट्रोलॉजी में हमने पहला एपिसोड किया, मुझे घर भी नहीं बना कि जब मैंने पहला एपिसोड किया तो मैं घर पूछ रहा हूँ कि घर क्या होते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे घर समझाए और उन्होंने मेरे को प्लैनेट समझाए। अब पहला एपिसोड खत्म हुआ, मैंने कहा भाई ये मेरे को ये भी आ गया, घर है प्लैनेट है, अब घर की एक प्रॉपर्टी है प्लैनेट की एक प्रॉपर्टी है, उन दोनों को जोड़ दो, कहानी बन गई। मेरे को भाई ये तो आ गया मुझे। तो अब मैं जब तुक्के मार रहा हूँ तुक्के लग नहीं रहे, मैं कहा यार अभी कुछ प्रॉब्लम है। फिर हमने अगला शूट किया तो पता लगा मेरे को राशि भी होती है भाई, वो जो जिनको नहीं पता वो जो कुंडली के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3, वो राशि है। मैंने कहा यार ये तो एक और कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब पहले कम कॉम्बिनेशन थे अब मुश्किल हो गया। फिर जब मैं पता लगा एक दशा पता लगी मुझे, फिर उसके अंदर की सब डिविजन्स पता लगे, मैं भाई ये तो कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, 60 डिग्री का हमारा एक रेक्टेंगल है जो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, 30 डिग्री एक हाउस को मिला हुआ है। और ऐसे ही राशियां हैं जो 30 डिग्री की होती हैं, राशियों के भी चरण होते हैं, ठीक है। आप खाली क्योंकि राशियां नहीं, पर जैसे हमारी 12 राशियां हैं, मेष वृष करके पूरी 12 राशियां का चार्ट चलता है, तो वो 12 राशि मेष राशि के भी जैसे 4 चरण हैं, तो वो नक्षत्रों में डिवाइडेड हैं। आगे हमारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा, इस तरह से 27 नक्षत्र हैं। आपने तो जब तक हर चीज़ की डीप नॉलेज नहीं होगी, एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझना और उसके बाद एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना वो बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ एक कंसेप्ट को लेके कि चलो जी आज मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मुझे आत्मसम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मैं सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दूं, खाली उसी रेमेडी से के साथ आपको असर नहीं आएगा। शनि अगर 7th में बैठा है, वो उसको देख रहा है, तो साथ में अगर शनि भी तो इफेक्ट डाल रहा है, आपस में वैसे भी शत्रु हैं दोनों, तो रेमेडी तो आपको और प्लेनेट की भी करनी है भाई। वो सूर्य को तो मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन शनि तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब मैं इसी पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे को अभी लास्ट वीक की बात है, एक सज्जन आए मेरे पास, तो वो कहते हैं कि मैं ना बहुत घबराया हुआ हूँ, मैं आपके पास स्पेशली आया हूँ एक चीज़ जानने के लिए। मैं कहा हाँ बताइए। कहते जी मेरी शादी को ना 7 साल हो गए और मैं पहले ना एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखता था, पर मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो जब भी हम रात को बैठते हैं ना पीने पिलाने के लिए, तो वो उनके अंदर का एस्ट्रोलॉजर जाग जाता है। तो तीनों ने मेरे को अलग अलग इवेंट पे ये बोला है कि तेरा तो तलाक होगा, और ये सर्टन है कि तेरा तलाक होगा। और कहते जब वो बोलते हैं तो कहते हैं उसके बाद मेरा महीना 1.5 महीना बहुत ख़राब जाता है, मेरे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ उतने ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। मैं नहीं करता, मैं संभालने की कोशिश करता हूँ, दूसरी साइड से झगड़े शुरू हो जाते हैं पार्टनर की तरफ से। तो क्या सच में मेरा तलाक लिखा हुआ है? तो मैंने कहा आपको ऐसा उन्होंने क्यों बोला?
कहते इतनी बातें समझ में नहीं आती। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ना एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने बोला कि आपके ना राहु बैठा हुआ है आपका 7th हाउस में। मैंने राहु 7th हाउस में होता तो ऐसा इसका ज़रूरी तो ना कि 7th हाउस में राहु बैठा है तो आपका तलाक होगा। फिर किसी ने बोल दिया जी कि आपके ना शनि की दृष्टि पड़ रही है, एक और कॉन्सेप्ट आ गया। मैं ठीक है जी, और कोई कॉन्सेप्ट? तो उसके बाद उन्होंने किसी और ने कुछ और चीज़ बोल दी है, पता नहीं राहु की दशा चल रही है। पहले तो बोला कि राहु बैठा हुआ है 7th हाउस में, एक ने बोल दिया शनि की दृष्टि पड़ रही है, और तीसरे ने बोल दिया जी कि राहु की दशा चल रही है। अब देखो, दशा अगर चल रही है तो दशा सिर्फ राहु को स्ट्रॉन्ग करती है। इसका मतलब कि लाइफ पार्टनर जो है उसकी पर्सनालिटी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पर इसमें तलाक वाली बात नहीं आ जाती। सबसे बड़ी बात यह थी कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, पर राहु की दशा होने के बावजूद भी गुरु भी जो है लगन में बैठा था। मैंने क्या बोला था, गुरु लगन में, गुरु जब लगन में बैठा है तो वो 100 दोष माफ कर दे, तो वो चीज़ उसको बचा रही थी। मैंने कहा नहीं, आप देखो, फिर वही बात है कि आपने जैसे बोला ना कि शुरुआत में मैं इस पर विश्वास नहीं करता था, धीरे धीरे आप सीखे, तो उनके भी लेवल जो थे अभी पीछे वाले थे, अभी पूरी बात समझे नहीं थे। पर पता क्या होता है, ये जो मेकशिफ्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ये दूसरे को इतने इल्यूजन में लगा खड़ा कर देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है। वो अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाता, ना वो आगे के लायक रहता, ना वो पीछे के लायक रहता, तो इतना परेशान हो जाता। तो प्लीज़ 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 मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, आप बड़ा सोच समझ के ये प्रेडिक्शन सुना करो, और प्रेडिक्शन सुन के एकदम से घबराया मत करो। देयर आर सेवरल वेज जैसे कि आप इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपको किसी ने कोई प्रेडिक्शन दे दी है तो उसकी वजह से सबसे पहले तो हताश नहीं होना। जहाँ आप हताश हुए तो समझो आपका मंगल तो वैसे ही गिर गया, आपके अंदर की एनर्जी तो वैसे ही गिर चली गई। तो इसलिए बेटर ये है कि पहले तो उसको क्रॉस चेक करो। आफ्टर ऑल डॉक्टर जब कहता है ना कि आपको ऑपरेशन कराना है, तब भी आप कहते हो सेकेंड ओपिनियन लेंगे जी, थर्ड ओपिनियन भी ले लेते। तो किसी के कहने पे यार आप यहाँ पर भी ओपिनियन लो ना, सही अगर आपको मार्गदर्शन मिलेगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। कभी इन चक्करों में मत पड़ा करो, मेकशिफ्ट एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में, और खास को पी पिला के जो एस्ट्रोलॉजी शुरू कर देते हैं उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। तो डेस्टिनी है या फ्री विल है? सर देखो, एक बात को समझो, जो काम अपने पास लाइफ में किया था ना, उसके बेसिस पे आपको डेस्टिनी मिली हुई है। अब डेस्टिनी मिल तो गई, पर उस डेस्टिनी को कितना बढ़ाना है या कितना खराब करना है, ये आपके हाथ में, ये फ्री विल आपके हाथ में। थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले सोचो, आप जिस चेयर पे बैठे हो उसके 4 पाए हैं, अगर उन पायों में से एक भी पाया हटा दिया जाए तो क्या आप बैठ पाओगे? चेयर गिर जाएगी। अब ये 4 पाए समझो, हमारी लाइफ के 4 पाए कौन से हैं? पहला पाया है पास्ट लाइफ के कर्मास, जिसके बेसिस पे आपको एक डेट को, एक टाइम पर, एक स्थान पर, एक परिवार में जन्म मिला। अब वो तो आपकी बन गई हॉरोस्कोप, उसके बेसिस पे, यानी कि सेकंड पाया आ गया। उसी में आपका भाग्य लिखा हुआ, क्या आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी इतनी पढ़ाई होगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, आपका बिजनेस होगा, या आपकी जॉब होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सुंदर होगा, काला होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड हाउस। थर्ड हाउस हो गया कि कितने आपके उसमें दोष हैं या फिर कितने आपके राजयोग हैं, ये भी आप डेस्टिनी में लेके आए हो। यानी कि ये पहले 3 पाए जो हैं वो आपके पास लेके कर्मास में डिपेंड हो गए। अब चौथा जो आ गया पाया, वो चौथा पाया है करंट लाइफ के कर्मास, कि आपकी लाइफ में जो लिखा हुआ है ना, उससे उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ा सकते हो, कितनी घटा सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी शादी शायद ना 24-25 की एज में हो जानी चाहिए थी, पर वो आज भी कलप रहे होते हैं 30-32 के हो गए, हमारी शादी नहीं हुई। कर्म शायद ऐसे हो गए। तो वो जब हम उनसे बात करते हैं ना, चीज़ें निकलती हैं। मुझे याद है एक लड़की आई थी मेरे पास, उसने बोला कि मेरे ना शादी नहीं हो रही। शी वॉज 31 और 32 समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उससे पूछा उसके पास के बारे में, उसकी कुंडली साफ बता रही, उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। पता उसने मुझे क्या बताया? कोविड के टाइम में उसकी दादी अलग रहती थी। उसकी दादी ने जितनी प्रॉपर्टी थी 2 भाइयों में बांट दी थी, यानी कि उसके फादर में और उसके ताऊ जी में, और वो खुद किराए पर रहती थी अकेली, किसी ने नहीं उसको ओन किया। जब कोविड हुआ ना उसको, दादी को, तो नॉर्मली उसकी मदर जो थी वो जाया करती थी उनकी सेवा करने के लिए। कभी कोई छोटा मोटी बीमारी हो गई या कुछ हो गया तो जाया करती थी। कोविड के टाइम पे भी उसकी मदर जाने को तैयार थी, इस लड़की ने जाने नहीं दिया, कर लिए कर्मा खराब। अरे क्या आपको लगता है कि जब
फैमिली में किसी को कोविड हुआ था तो क्या उसकी किसी और ने सेवा नहीं की होगी? उसके फैमिली मेंबर्स ने तो की ही होगी ना। वो पूरी फैमिली आइसोलेशन में आई थी, तो अगर वो अपनी माँ को जाने देती तो क्या वो उसकी माँ मर जाती? और क्या ये ज़रूरी है कि वो कोविड के बाद बची होगी, या कुछ भी और हो सकता है ना, 100 चीज़ें होती। तो ऐसे लोग अपने अपने कर्मास खराब कर लेते हैं और अल्टीमेटली अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। तो ये जो फोर्थ पाया ना, ये हमारे हाथ में आज भी भगवान ने कुछ तो हमें दे रखा, 25% हमारे हाथ में दे रखा है। हाथों की लकीरें है ना, ये लकीरें चेंज होती हैं। फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये यहाँ के जो थंबनेल्स या फिर यहाँ की जो रेखाएं होती ये चेंज नहीं होती, बट पाम की जो रेखाएं चेंज होती। मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती, पर एक टाइम ऐसा आता है अगर उनके कर्म अच्छे हैं ना तो उनकी भाग्य रेखा भी बननी शुरू हो जाती है। और आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा इस पॉडकास्ट के बाद। दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा एक हाथ जिसमें पहले भाग्य रेखा नहीं थी, अब आपको लाइट सी भाग्य रेखा दिख जाएगी। ऐसी फोटो दिखाऊंगा आपको। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके कर्मास के बेसिस पे आपको मिलती हैं या उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो भाग्य जितना प्रधान है उससे ज़्यादा प्रधान कर्म है। और फिर ये वही बहस हो जाएगी कि मुर्गा पहले आया या मुर्गी पहले आई या फिर अंडा पहले आया। तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, पर हाँ, कर्मों के बेसिस पे ही आपको डेस्टिनी मिली है, और इस डेस्टिनी को कितना बढ़ाना या कितना घटाना है ये आज के आपके कर्मा डिसाइड करें। तो मेरे को क्या काम करना है, क्या करना है, वो सब लिखा हुआ है। अब मैं उस काम को कितने अच्छे तरीके से करूँगा, किसी का बुरा करके करूँगा या नहीं करूँगा, वो है। बट अगर खून वाली बात करके चले तो खून एक बड़ा इवेंट है। किसी ने किसी का खून कर दिया, अब वो खून एक बड़ा इवेंट था, क्या वो डेस्टिनी थी या वो कर्मा था? अब ये भी डिपेंड करता है। एक नॉर्मल बंदा अगर किसी का खून कर देता है तो एक क्राइम है। हमारे आज के इतनी अच्छी सिविलाइजेशन के बीच में अगर कोई भी किसी का भी खून कर देगा तो हर कोई उसको हेट्रेड की नज़र से देखेगा। पर यही काम अगर एक फौजी बॉर्डर पे करता है तो उसे ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए बने हो, आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है, उसके बेसिस पे आपका कर्म डिसाइड हो गया ना। मंगल राहु बैठे हैं तो अंगारक योग बनाया, तो ये उसके अंदर ये एनर्जीज है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो है आगे की आने वाली चीज़ें जो है बता सकती है, गाइडलाइन दे सकती है कि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके इसमें ऐसा योग बन रहा है कि जो दिखाता है कि आपके हाथों से किसी का मर्डर है या कुछ है, तो आप पहले से ही लाइन, आर्मी, पुलिस, ऐसी लाइनें चूज़ कर लो जहाँ पे अलाउड है, राइट। अगर आपने उस चीज़ को गाइड में नहीं लिया तो क्या हुआ कि आपकी लड़ाई झगड़े दोस्तों यारों के साथ हो गई, किसी को चाकू चुक्कर लग गया, वैसे हो गया, तो यानी कि वो क्राइम हो गया। तो देखो, डेस्टिनी में तो है, योग्स बने हुए हैं, चीज़ें हैं, डेस्टाइंड बन के आया है, ठीक है, और ये सब कुछ उसी के हिसाब से है। लेकिन वही कर्म जो है, एक चीज़ आपको मिल जाती है कि आप कैसे कर रहे हो। आपकी अगर हम पास्ट लाइफ के कर्मास को ना जोड़े तो मैं ये कहूँगी कि डेस्टिनी सबसे फर्स्ट है कि क्योंकि आप कैसा कर्म करोगे ना वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि एक योग मंगल राहु अगर साथ में बैठ गए तो ये अंगारक योग होता है, गुरु राहु साथ में बैठे हैं तो गुरु चंडाल योग हो जाता है, और अगर आपका गुरु चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं तो गज केसरी योग। अगर मल्टीपल योग्स हैं, एक ये तो छोटे छोटे कॉमन योग्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। आपकी डेस्टिनी आपको बता रही है कि आप ये कर्म करोगे। ये देखो, ये मेरा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ, मैं ये मानती हूँ कि डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है आपको वही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत से ज़्यादा आर्गूमेंट हो जाएगा, जैसे सर के साथ भी हुआ कि नहीं कर्म फर्स्ट है, तो लेकिन मेरा हिसाब ये कहता है कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही आप अपने कर्म करते हो। लेकिन जो योग अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो वो आपसे वो काम करवाएंगे। और योग इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो आपने कर्म ऐसे किए थे, इसलिए आपको डेस्टिनी ऐसी हुई। मुर्गी और अंडे वाली ये बहस खत्म नहीं हो सकती। सो हम इस बहस में नगर ना पड़े कि क्या प्रधान है, बल्कि हम देखो, अब डेस्टिनी तो मेरे हाथ में है नहीं, जो लिखा हुआ वो तो लिखा ही हुआ है कि ये मिलना है और ये नहीं मिलना, पर कर्म अच्छे कर लो वो तो मेरे हाथ में है ना। तो अगर मैं कर्म अच्छे करूंगा तो क्या पता मेरे जो बैड डेस्टिनी लिखी हुई है वो अच्छी हो जाए, कुछ उसका प्रभाव ऐसा हो जाए कि मेरे को ऐसा लगे कि यार ये तो मेरी किस्मत में लिखा नहीं था पर मेरे को मिल रहा है, चाहे थोड़ा ही मिल रहा है या लेट मिल रहा है पर मिल रहा है। अगर मैं रेमेडीज की बात करके चलूँ तो रेमेडीज कहाँ पे आती है, क्या आपकी साइड पे है या आपकी साइड पे है? दोनों की साइड पे रेमेडी से दोनों जगह काम करता है। अगर सब ऑलरेडी डेस्टिन्ड है तो रेमेडी करके क्या फायदा, और अगर कर्म है तो रेमेडी क्या कर्म ही है? हाँ, ये बताते हैं। देखो रेमेडीज क्या होती है, पहले तो इसको समझो।
रेमेडीज होती है कि आप अपने कर्म को सुधार। अब किसी को आपने भूखे को खाना खिलाया तो अपने कर्मा बढ़ाया, ये भी एक रेमेडी। आपने मंत्र जाप किया, चलो मंत्र जाप शायद आपको लगे कि ये कैसी रेमेडी, इससे किसका फायदा हुआ। आप बच्चे थे जब, ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप पेरेंट्स के साथ मार्केट गए, वहाँ जाके आपने बोल दिया कि मुझे ये खिलौना लेना है। आपको मम्मी ने बोल दिया नहीं बेटा अभी नहीं लेना, बाद में ले देंगे। आप अगर वहाँ पर लेट गए ना कि भैया मुझे तो ये लिए बिना मैं तो यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो फिर आपकी माता जी आपको दौड़ लगा भी देंगी, सही कह रहा हूँ, पर आपको लेके नहीं देंगी, क्योंकि आपकी जिद के आगे वो भी जिद्दी हो गई। आफ्टर ऑल है तो माँ ना, और बड़ी है, तो वो आपकी कहेंगे तू है तो मेरा ही बेटा, तू जिद्दी तो मैं तेरे से ज़्यादा जिद्दी, नहीं लेके दे रही। वहीं अगर आपको वो मना कर दिया गया और आप घर वापस आ गए, आने के बाद अगर आप उनको पैम्पर करते हो, जैसे कि मम्मी आपको पानी चाहिए मैं ला के देता हूँ, अच्छा लाओ चलो ये काम मैं कर देता हूँ, अच्छा चलो वो काम मैं कर देता हूँ, तो 2-3 काम करने के बाद ना आपको आपकी मदर पकड़ लेंगी, बेटा क्या चाहिए, क्या ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब वो ऐसा करेंगी तो आप बोल देते मम्मी मेरे को वो चीज़ चाहिए थी, नहीं बेटा अभी नहीं ना, अभी आप उस लायक नहीं हो, नहीं मम्मा मेरे को प्लीज़ बहुत पसंद है, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो करते करते आपने वो पैम्परिंग की, फिर 2-3 दिन आपकी वो पैम्परिंग देखने के बाद उन्होंने आपके फादर को मनाया, और जब मदर फादर को मना लेती हैं तो फिर तो वो चीज़ मिलनी ही मिलनी। तो यानी कि वो काम आपके मंत्र करते हैं या फिर आपकी रेमेडीज़ करती हैं, पर वही रेमेडीज जो है वो कई हद तक आपके कर्मों को सुधारती हैं। अब लोग क्या करते हैं, किसी को अन्न खिलाना है, उसके नाम पे भंडारे करा देते हैं। आप खुद देखना, आपने भंडारे में कभी खाना खाया भी होगा और भंडारे शायद कराए भी होंगे। आपने देखा होगा भंडारा जब कराया जाता है ना, तो 1000 लोग अगर खाना खा रहे हैं उसमें से मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जो सच में नीडी हैं, सही बात है। बाकी सब तो डोल लेके आ जाते हैं कि मुझे इतनी पूड़ियाँ पैक कर दो, सारे रिश्तेदार बुला लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता ना। इसलिए मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता भंडारा करो, मैं कहता हूँ जी आप चींटियों को खाना खिलाओ। 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी चीनी, बूढ़ा चीनी होती है, और 1 कटोरी आप बेसन का आटा, बेसन होता है या फिर कुछ भी ऐसा मिक्स कर लो, तीनों को मिक्स करके आप उसको किसी पेड़ के पास रख दो, डाल दो। कितनी चींटियाँ खाना खाएंगे? जीवों का पेट भरना है, इंसानों का पेट भरना जरूरी नहीं है, जीवों का पेट भरना है। और कितनी कम लागत में कितने जीवों का पेट भर जाता है। इसलिए हर किसी की ना अलग अलग पॉकेट होती है। आप शायद 1 लाख रुपए एक बार में खर्च सकते हो, किसी के बस का शायद 10 रुपए भी खर्चना नहीं है, पर ये रेमेडी करके वो शायद कितनी ही चींटियों का पेट भर लेगा। तो डिपेंड करता है आपको रेमेडी कैसी बताई गई। अभी यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता है, बहुत इंटरनेट पे लोग परेशान है कि हमने किसी की रेमेडी ली, यूट्यूब पे बोला कि पैसे नहीं आ रहे तो ये कर लो, ये नहीं आ रहा तो ये कर लो, उन्होंने वो रेमेडी करी, बट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। अब आपसे बातचीत करके और मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमने वो रेमेडी करी, उसकी वजह से हमने कोई प्लैनेट को एक्टिवेट किया, उसकी वजह से हमारे कुंडली के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ हो गई। क्योंकि अभी हमने दृष्टि की बात करी है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, तो हमने वो दृष्टि कम, जैसे जुपिटर, हाँ बिल्कुल, जुपिटर और शनि इकट्ठे एक ही जगह पे मार रहे हैं, और हमने शनि की रेमेडी करके शनि को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से वो वाला हाउस नेगेटिव हो गया। तो अभी मुझे ये बात समझ में आ गई, लोगों को भी शायद मेरे हिसाब से समझ में आने लग गई होगी। तो क्या इसलिए रेमेडीज स्पेसिफिक होनी चाहिए? ऑनेस्टली इसलिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, केतु की दिशा चलती है ना, हम स्पेशली कहते हैं कि आप कुत्ते को दूध पिलाओ, पर मैंने ये बहुत बार देखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं। अरे जिस घर में कुत्ता होगा उसको पट्टा भी तो डालोगे। तो देखो केतु जो है वो कहता है कुत्ते की सेवा करो, उसे बंदी नहीं बनाओ, तो बंदी तो ना बनाना है। तो ये उल्टा कर जाते हैं। तो एक तो सही तरीके से या तो रेमेडी बताई नहीं जाती, और या क्या होता है कि बताई जाती है तो शायद वो सही तरीके से समझी नहीं जाती। जब हम रेमेडी बताते हैं तो हम साथ में ये भी बोलते हैं कि ये रेमेडी आपको इस समय तक करनी है। अब वही बात है ना कि आपको शनि की ढैया चल रही है या शनि की आपको 7.5 चल रही है, आपका शनि ठीक नहीं है, तो आपको बोलते हैं शनि को सेटिस्फाई करो, खुश करो। आप अगर उसके बाद भी करते रहोगे तो फिर उसको प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर दोगे और खराब कर लोगे अपनी कुंडली में, और उसकी दृष्टि फिर आपको तंगी करती रहेगी। जो लोग हमको देख रहे हैं उनको अब समझ में आ चुका है कि किस तरीके से अब दृष्टि देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्लैनेट्स को कैसे देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि किसी ने अपना खुद का किया, खुद की कुंडली खोली और उसको पता लग गया कि मेरे ये प्लैनेट्स नेगेटिव है, उसने लिस्ट बना ली है। अब उन सब की अब रेमेडीज बता दो।
क्योंकि लोगों को रेमेडीज चाहिए, और हम जो आज बात कर रहे हैं हम एकदम स्पेसिफिक रेमेडी की बात कर रहे हैं जो शायद उस बंदे के लिए बनी है। देखो डिपेंड करता है कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पे दृष्टि, दशा, नक्षत्र, राशि सब कुछ मैटर करता है। दशाएं जो बनाई गई है 120 साल की बनाई गई है, उस समय में 120 साल लोग जीते थे, आजकल मुझे लगता है 80-85 तक जी जाते हैं। तो सारी दशाएं हर किसी की किस्मत में भोगनी लिखी नहीं होती हैं। तो जैसे उस समय उस व्यक्ति की दशा कौन सी चल रही है, जैसे अगर मैं बात करूँ केतु है, सीक्वेंस हमेशा दशाओं का ऐसे ही रहता है। सबसे पहले केतु अगर शुरू हुए हैं, किसी का जन्म अगर केतु की दशा में हुआ है, जन्म हुआ है, तो उसके बाद केतु के बाद उसको शुक्र की ही दशा मिलेगी। ठीक है, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद आपको शनि, और शनि के बाद आपको बुध, बुध के बाद लास्ट में फिर केतु आ जाएगा। ये सीक्वेंस पूरा हो गया। ठीक है, फिर दोबारा वही चलेगा, बुध के बाद फिर से केतु आ जाएगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है? आपकी केतु की दशा चल रही है। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, आपको चार्ट देखना आ गया, आपको केतु की दशा चल रही है, आपकी केतु का प्लेसमेंट ठीक है, केतु आपके भाग्येश का स्वामी है, केतु आपके लगन में है, केतु आपका त्रिकोणेश का स्वामी है। यह भी हाउस सिस्टम के अंदर आता है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो आप अच्छे से डॉग फीडिंग कर सकते हैं केतु के लिए। केतु अगर आपका कहीं पे आपको तंग कर रहा है, यानी कि केतु आपको इनसिक्योरिटीज दे रहा है, क्यों? केतु के भ्रमित प्लेनेट है, भ्रम पे लाता है, आपको इल्यूजन्स देता है। आपको लगता है कोई चीज़, कईयों को यहाँ पे वैसे होती है, नेगेटिविटी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन कई बार केतु आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ चल रहा है, मुझे तो यहाँ पे आभास हो रहा है, इल्यूजन दे रहा है। वो आपको एग्जैक्टली उस टाइम पूरा चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ पे है। आप डॉग को फीड करो केतु के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उनके स्टोन्स भी पहन सकते हो, लेकिन जब तक आप किसी एक्सपर्ट की राय नहीं लो तो आप स्टोन मत पहनना, क्योंकि स्टोन को पहनाने से पहले एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार वो आपको, जैसे आपने बताया कि नेगेटिव हुआ, लोगों ने आपने कमेंट देखा, तो वो हो जाता है। अगर आपको बुध, उसका केतु को अपने आपको बताया शुक्र की दशा आती है, अगर आपको शुक्र की दशा है तो अपने शुक्र को और अट्रैक्ट करो। जैसे बार बार हम बताते हैं कि ये हमारा हाथ का पामेस्ट्री की अगर बात करें तो ये हमारा वीनस माउंट कहलाता है। ठीक है, पामेस्ट्री में हमारे 9 के 9 ग्रह हैं यहाँ पे सारे। जैसे ये हमारा शुक्र का ग्रह हो गया, यहाँ पे हमारा, यहीं पे हमारे राहु केतु भी हैं, ये हमारा शनि की फिंगर है, ये हमारी गुरु की है, यहाँ पे सारे पर्वत हैं, सारी एस्ट्रोलॉजी हमारे इन हाथों के अंदर है, 9 प्लैनेट पामेस्ट्री की। ठीक है, तो आप अपने इस वीनस माउंट को स्ट्रॉन्ग करो, वीनस माउंट पे आप इत्र लगाओ। ठीक है, आप अपनी नाभि पे इत्र लगाओ तो वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन मैं बार बार यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आपको प्लेसमेंट देखनी है अपने चार्ट के अंदर कि वो कहीं त्रिशधाय भाव के स्वामी तो नहीं है। ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव हाउस के हैं और आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देने शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रेमेडी, मतलब यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं कि अगर जिसकी भी दशा चल रही है वो अगर नेगेटिव नहीं है आपका, तो आप ये कर सकते हाँ, तो यह भी कर सकते हैं। ठीक है, वीनस की बारी की, केतु हो गया, वीनस हो गया, फिर आ गया हमारा सूर्य। देखो सूर्य के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ना रेमेडीज का नियम होता है कि आप त्रिकोणेश दशा चल रही है, त्रिकोणेश क्या होगा? यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, यानी कि ट्राइंगल बनाते हैं जब हाउस सिस्टम में, केंद्र भाव का स्वामी यानी सेंटर के स्वामी है, तो ये आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स मानी जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब जैसे फर्स्ट, जैसे हमने बताया था कि 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 पूरे 12 हाउस हैं जो एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करके 12 हाउस गिने जाते हैं। कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस का नंबर नहीं लिखा होता, जो नंबर लिखे होते हैं वो आपकी राशियों के नंबर होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको पता होता है कि इस हाउस में ये राशि बैठी हुई है। फर्स्ट हाउस है हमारा, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये कुंडली के केंद्र भाव कहलाते हैं, सेंटर में है। 1 4 7 10 ये हमारे केंद्र भाव है। 1 5 9 ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणेश भाव है। ये एक से बढ़कर एक अच्छे माने जाते हैं। मतलब ये इन तीनों के अंदर जो जो प्लैनेट्स अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं और सही है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई आपके 6 8वें 12वां 6 8 12 हाउस को अगर माना जाए तो इसको जो है नेगेटिव माना जाता है हाउस को। 8th हाउस को कुंडली का गड्ढा भी कहा जाता है, आयु का मारक भाव, आयु है हमारी, वो 8th हाउस आयु का होता है। और क्या होता है कि हर हाउस का पिछला हाउस जो होता है ना, वो उसका व्यय भाव होता है। यानी कि 8th हाउस का मारक भाव कौन सा है? 7th हाउस।
यानी कि अगर 7th हाउस में भी आपको प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी आपकी कि कौन सा ग्रह बैठा है, तो आपको कौन सी रेमेडी की जरूरत। ऑन अ लाइटर नोट, आयु क्यों घटती है? जीवन साथी की वजह से। क्योंकि उसका मारक जो है एक पीछे वाला है ना, तो वो एक मैरिड पर्सन जो है वो क्यों मरता है? अपने जीवन साथी की वजह से। इतने कष्ट मिलते हैं कि मारा जाता है बेचारा। वो डिपेंड करता है। अगर आपका सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य को जल दें, लेकिन जल अगर रेमेडी बताई गई है जल दें तो प्रॉपर वे में नियम को फॉलो करके। लोग जल दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम स्पेशली कहते हैं सूर्य की धातु तांबा है तो तांबे में जल दें, ठीक है। जल देते समय किसी पौधे पे, तुलसी वगैरह के पौधे पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है, यानी कि आप कह रहे हो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे तो इतने सालों से एक एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी बताई है सूर्य को जल दें, आप तो जल जाके दे रहे हैं कि नीचे दूसरे पौधों पे, तुलसी के पौधे पे जा रहा है, पुण्य की जगह पाप लग गया आपको, ठीक है। तो वो रेमेडी आपको इफेक्ट पड़ गया। आपने कहा कि मेरे को तो उस एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी बताई थी, अच्छे की जगह मेरा बुरा हो गया। अरे आपने कैसे की? आपने पूछे थे उसके नेगेटिव प्लस, या अगर एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताया तो आप उसको पूछो, प्रिकॉशंस पूछो कि मुझे क्या क्या लेनी है, किस तरह से करना है। जल अर्पित करने का नियम होता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के प्रॉपर नियम होते हैं। हम जाते हैं, ये हमने पानी का लोटा पकड़ा, सीधा लो डल गया शिवलिंग जी, भगवान नहीं, प्रॉपर दो उनको तरीके से, धीरे धीरे चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे जल। सीधा शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ता। अगर आपने ऐसे पकड़ा, जैसे मेरे पास में ये ऐसे अपना लोटा पकड़ा है, तो आप उसको ऐसे करके आप जल को चढ़ाने का तरीका है। इस तरह से अगर आप नियम को फॉलो करना जरूरी हो जाता है रेमेडीज के अंदर। अगर आए अब चंद्रमा की बारी में आई, अब चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, यानी कि 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि आप मून लाइट में बैठो, वो आपको शीतलता देता है। जिनका मून जो है वीक होता है ना, वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ जाता है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे। और खासकर जब चंद्र की दशा चल रही हो, सोना मत पहनो, चांदी पहनो। चंद्रमा की जब चंद्र की दशा आई है, फिर आगे हमारा सूर्य चंद्र हो गया, भागते हैं हम मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल क्या है? देखो ये सारे जो जितने भी आपको ग्रह बता रही हूँ, ये हर एक चीज़ को, ये बीमारियों को भी कंसिडर करते हैं, ये हमारे रिश्तों को भी कंसिडर करते हैं, ये हमारे हाउस को भी कंसिडर करते हैं। मंगल है, मंगल हमारे छोटे भाई बहन को दिखाता है, ठीक है, यंगर पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को खुश रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, ठीक है। उसको अगर आप उससे लड़ रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, मंगल तो नाराज ना, उसके लिए करो। मंगल के लिए आप जो है हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ा सकते हैं, ये भी रेमेडी आती है मंगल के लिए। आप आगे हम बुध पे आते हैं। बुध को आप जो है, बुध क्या है? हमारे गणेश भगवान जी हैं। आप बुधवार के दिन छोटा सा आप ग्रीन कलर पहनना शुरू करो, गणेश जी को जाके दुर्वा चढ़ाओ बुधवार के दिन, तो ये आपकी गणेश जी की रेमेडी है। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते। मेरे जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चले, तिलक लगाया करो, ये सबसे अच्छी है। जुपिटर में जुपिटर है मेरा। मीठा खाना पसंद आ गया होगा, मेरे को पहले भी शौक था, लेकिन अब ज्यादा हो गया होगा, क्रेविंग्स होती होंगी मीठे की, तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी यहाँ पे रखना। अगर जुपिटर की दशा है, जुपिटर जाते जाते डायबिटीज की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि मीठा बहुत पसंद आ जाता है ना, जरा सा भी जा रहे हैं तो। बहुत लंबी है ना, 16 साल की होती है ना। हाँ अभी तो शुरू हुई है। हाँ, अभी तो शुरू हुई है, तो बहुत टाइम है अभी, तब तो रिवर्स डायबिटीज का कुछ ना कुछ आ चुका होगा। आ जाएगा। नहीं, हम मीठा कंट्रोल कर लेंगे तो वो भी। मैं टेक्नोलॉजी में बिलीव। तो जुपिटर की दशा में आप तिलक लगाओ, यहाँ पे हल्दी का तिलक लगाओ, और जुपिटर स्ट्रांग होगा। आपकी नॉलेज, जैसे अभी आपने कहा कि आप नॉन बिलीवर थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, आपको बिलीव आया, तो आपको और ज़्यादा आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी और दे देंगे, विजन क्लियर कर देंगे आपका। जुपिटर की रेमेडी है ये, सब उन लोगों के लिए भी है जिनकी सिर्फ तिलक लगाना, एक हल्दी का या केसर का तिलक लगाना एक इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज है, जिनके अपने बच्चों से नहीं बन रही, बेटे बच्चों से नहीं बनती है, जिसके हस्बैंड के साथ नहीं बन पा रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहता है, जितना मर्जी उनके लिए कुछ कर लें लेकिन हस्बैंड बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो वो केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, हल्दी सबके घर में मिल जाती है। केसर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन हल्दी हर किसी की किचन में मिलती है। जो झुग्गी झोपड़ी वाला भी होगा उधर भी मिलेगी, और जो अरबपति है उधर भी मिलेगी। तो हल्दी का तिलक करो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, थर्सडे को केला मत खाओ, गुरु का दिन है, गुरुवार है, उस दिन केले के पौधे की पूजा होती है, तो केला थर्सडे नो बिल्कुल नहीं खाना। और ख़ासकर अगर आपकी दशा चल रही है तो उसमें तो ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो आपका गुरु खराब होना शुरू हो जाएगा।
अभी गुरु हो गया, गुरु के बाद आ गया हमारा शुक्र। शुक्र की शायद मैंने अभी पहले बता दी थी। विनस। आप अच्छे कपड़े पहनने शुरू करो, अच्छे कपड़े पहनो, रात फटे को फटे सोते हुए भी अच्छे, रात को सोते हुए भी अच्छे। कई लोग ना मैंने देखा है फटी हुई टी शर्ट स्पेशली रखी होती है कि रात को पहन लेंगे, कहाँ सोने के टाइम काम आएगी। मैं कहता हूँ रात को सोते समय भी परफ्यूम लगाओ, आपको अच्छा लगेगा और सच में उससे शुक्र आपका अच्छा होगा। अच्छे कपड़े पहनने शुरू करो, अपने आप को अगर ग्रूम करो। भूत बाधा वाला सीन तो नहीं है? लोग कहते हैं रात को परफ्यूम नहीं लगाते। सोते समय कहा ना लगाने के लिए, लगा के बाहर चौक पे जाने के लिए नहीं कहा। वहां पे हाँ भूत बाधा हो सकती है, अगर आप जा रहे हो बाहर और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, किसी को पसंद आ गया तो चल देगा आपके साथ। होती है। तो वो भूत बाधा का सीन होता है, परफ्यूम्स रात को स्पेशली अवॉइड किए जाते हैं। अगर अगेन ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपको भूतनी से बचना है तो परफ्यूम लगा के बेबी को साथ ले लो। भूतनी पास में नहीं आएगी। ये भूतनी ऑलरेडी आप प्लीज, क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये फन चल रहा है, समझने वाले समझ जाएगी। वो वीनस की मैंने रेमेडी बताई कि वीनस माउंट पे कर सकते हैं। शनि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, जो आपके हेल्पर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको खुश रखो। जो नीडेड बंदे हैं, जो रिक्शे वाले हैं, आपने देखा होगा ना, जो रबड़ की चप्पल पहन रहे हैं, उनको चप्पल ही प्रॉपर नहीं है, चप्पल का दान दो उनको, किसी को कंबल का दान दो। दान नहीं देना चाहते तो थोड़ी सी चाय पिला दो, समोसा खिला दो, सबसे अच्छी शनि की रेमेडी है। इतने खुश होते हैं वो। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। मेरे को चाहिए मेरी कुंडली के हिसाब से शनि स्ट्रांग ना हो, हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। तो हमको कभी किसी इन लोगों की मदद ही नहीं करनी है। नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कर्म फल दाता है शनि। आप शनि को स्ट्रांग और ना, अगर आप आपको कर्म ही नहीं करने देंगे वो। अगर मेरी कुंडली के अंदर ऐसा है योग कि अगर मैंने शनि स्ट्रांग कर दिया, उसकी वजह से शायद मेरे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कभी भी ऐसे नुकसान नहीं करेगा। उसकी दृष्टि ही अगर नुकसान करे तो करे, नहीं तो ऐसे। या उसकी देखो, एक बात को समझो, उसका बेसिक काम क्या है शनि का? आपके किए हुए कर्म का आपको फल देना है, ठीक है? अगर आप सेवादारों की सेवा कर रहे हो तो कर्म बढ़ा रहे हो ना, अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा। आप ये कभी मत सोचो कि अगर शनि मेरा स्ट्रांग हुआ तो मेरे को तंग करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, शनि की जब दृष्टि पड़ रही है कोई ऐसे हाउस के ऊपर जहाँ पे जुपिटर की भी पड़ रही है एग्जाम्पल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं करता हूँ तो। अभी तो 16 साल सर आपके जुपिटर के पड़े हैं। नहीं, मैं वैसे है, मैं आपने इतना पूछा, आपको पता होगा कि आपका गुरु कहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे याद नहीं, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती है। फोटो दिख जाती है सबको ना, जब कुंडली चलती है वो मेरी चल रही होती है। जनरली अगर वैसे किसी टाइम पे कहा जाता है कि गुरु जो है ना, अब जैसे बताया कि 100 कुंडलियों को माफ करते हैं, लेकिन जैसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी का ना एक नियम है, देश काल और परिस्थिति देख के प्रोडक्शन की जाती है। पहले ज़माने का गुरु कभी भी डिवोर्स नहीं कराता था, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर गुरु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है कि आपके डिवोर्स के चांसेस हैं। तो वो चीज़ें नोटिफाई करने वाली होती है कि कहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट, जैसे गुरु की जिनकी स्पेशली गुरु की दशाएं चल रही हैं, तो वहाँ पे वो देखेंगे कि अगर उनका कहीं 7th हाउस में है तो उसके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट ज़्यादा चल पड़े होंगे। बाकी शनि को अगर स्ट्रांग कर भी लोगे आप तो आपको तंग नहीं करेगा। शनि स्ट्रॉन्ग क्या वो तंग नहीं करता। मंगल स्ट्रांग दिक्कत देता है। कोई भी प्लेनेट स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आपको तंग नहीं करेगा। हर चीज डिपेंड करती है आपके चार्ट के ऊपर। आपने बात बोली, इसका सोल्यूशन आप ही नहीं दिया था कि उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है ना, वो डिपेंड करेगा। आप देखो, एक हमारे यहाँ पर एक स्लैंग है, उड़ता हुआ तीर ले लेना। गुरु की दशा चल रही है, ठीक है, आपका गुरु अच्छा है और एकदम से आपने उसके टाइम में आपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अब देखो पहले कि मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है। अगर तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी तो पंगा लो मत, और आपको लगता है कि हाँ इसको मेरे को स्ट्रॉन्ग करके कोई फायदा हो सकता है तो फिर जरूर पंगा लो। शनि न्यूट्रल है। शनि अगर आपको लगता है कि हाँ अगर इसकी दृष्टि मेरी इस जगह पे पड़ी तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो बी वेरी न्यूट्रल, पंगा मत लो आप। मेन स्पेसिफिकली स्टोन्स जब भी पहनो वो विदाउट एनी कंसल्टेशन के नहीं पहनने चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि स्टोन पहन लेते हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है स्टोन्स का, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना, किसी चीज़ का दान दे रहे हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो तंग नहीं करता। जब आपने किसी प्लेनेट के स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए था और आपने उस प्लेनेट का स्टोन पहन लिया, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। आपको नीलम किसी को भी पहनाने से पहले जो है ट्राई कराया जाता है। गुरु के लिए पुखराज होता है, उसको भी पहनाने से पहले ट्राई कराया जाता है कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा।
और स्टोन को पहनाने का भी नियम होता है कि कितनी रत्ती का पहनना है, ऐसे नहीं उठा के पहन लेता। तो इसलिए सबसे इजी रेमेडीज जो जनरल रेमेडीज होती है, आप इन प्लैनेट्स के मंत्रों की चैंटिंग करो, क्योंकि देखो मंत्रों के जो उच्चारण है, जो उनकी वॉइस है, वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स करते हैं, मंत्रों का उच्चारण, ठीक है। और जैसे दान वगैरह से भी आपके प्लैनेट्स सही होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब गलत इफेक्ट नहीं देंगे आपको। गलत मतलब कि आप सोच रहे हो कि आप मैंने किसी चीज़ का दान दे दिया, जैसे आपने कहा शनि का, मैंने किसी को दान दे दिया, मेरा शनि एक्टिवेट हो गया, शनि मेरे को तंग करेगा, नहीं करेगा वो आपको तंग। आपने दान दिया है वो और अच्छा, और आपके मतलब कि अगले जन्म के कर्म भी सुधार रहा है। कारण जैसे सर की अगर हमने बात की तो शुरुआत में कहा था कि पहला पिलर आपके पिछले जन्म के कर्म है, जो आपको इस जन्म में आपकी डेस्टिनी ये बनी है, ठीक है। तो आप अच्छा किसी को दान दे रहे हो तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अगले जन्म पे तो सुधार रहे हो अपना अच्छी डेस्टिनी के लिए। तो अगर मैं दशा की ही बात करके चलूँ तो दशा के अंदर क्या डेथ भी होती है किसी स्पेसिफिक दशा के अंदर, जिसके अंदर हम कहें कि अगर केतु की दशा चल रही है तो बंदे के मरने के चांसेस बहुत हाई है, ऐसा कुछ? देखो डेथ के बारे में ना एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप किसी भी कुंडली देख के ना ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसकी एज कितनी लिखी है, कब उसके जाने का समय हो सकता है। पर आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर किसी समझदार से आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो वो एक बात ना पहले दिन गांठ बनवा देता है कि देखो आप एक ट्रांसलेटर हो, जैसे एआई में आ गए ना ट्रांसक्राइब होती है, वैसे आप सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो। आप सिर्फ वो पढ़ सकते हो जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी ने ना कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, वो कहते हैं जो मैंने लिखा है तू पढ़ सकता है पर तू उस पर दावा नहीं कर सकता। तो 6 चीज़ें उन्होंने कौन सी रखी है? जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश। तो बेटर यही है कि इन चीज़ों पर प्रेडिक्शंस ना करो। लाभ हानि की भी नहीं करनी चाहिए कि आपको लाभ हानि फायदा न होता है, लेकिन कई बार होता है, कई इंसान कहते हैं कि मैं तो अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ कर ले लेकिन मुझे कहीं पे प्रॉफिट होता ही नहीं, मेरे चार्ट में भी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, पता नहीं क्यों मेरे को लॉस ही लॉस होते रहते हैं। आपकी एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो आपको वो लाभ होने नहीं दे रहा जितना लेवल का आपको होना चाहिए था। तो बताते हैं, बता सकते हैं, बताते बताना चाहिए, बता सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लाभ होने की संभावना है, ये एक बात को समझो। मैंने बोला आपको लाभ होने की संभावना है और मैं करके देख, ना हो तो मेरा नाम बदल दियो, तो ये दावा हो गया ना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? लिखा तो ब्रह्मा जी का हुआ है, रिवॉर्ड खुद ले रहे हो, गलत काम हो गया ना। तो ऐसे ही इन चीज़ों में ज़्यादातर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट ही उस चीज़ के आते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, मेरे को नुकसान तो नहीं होगा। तुम लगाओ, नुकसान हो तो मेरे को बताना, मेरा नाम बदल देना। और तुम भरोगे क्या? भरने के टाइम पे तो मना कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों में कभी दावा नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखा हुआ। आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, पढ़ा जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट वीक की बात है, मेरे पास 2 बुजुर्गों की कुंडली आई थी। उसमें देख के साफ हमें पता चल रहा था कि ये जो लेडी हैं इनके जाने का समय। ये कुंडली मैंने देखी तो मैंने इनको बोला कि आप भी ये कुंडली देखो। इन्होंने देख के ना मुझे बोला कि माता जी के तो जाने का समय हो गया। तो हम दोनों की प्रेडिक्शन सेम थी, पर इस बारे में हमने उस क्लाइंट से कोई बात नहीं की। हमने उनको नहीं बोला, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, पर हमने उसके बारे में उससे कोई जिक्र नहीं किया। जनरली अगर बात की जाए तो हम अष्टमेश की दशा और 12वें हाउस की जब दशा होती है, द्वादश की दशा, तो उनकी दशाओं में कह सकते हैं अगर आपके की डेथ के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप 100 मतलब आप मान के चल रहे हैं अष्टमेश मतलब 8th हाउस का जो भी लॉर्ड है, जो लॉर्ड है, ठीक है, उसकी दशा, जो 8th हाउस में राशि बैठी है और उसका लॉर्डशिप, ठीक है। और वो टाइम थोड़ा टेंशन वाला भी हो सकता है या फिर हो सकता है हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अगेन जरूरी नहीं। अब एक बात सोचो, अष्टमेश की दशा में जो है ना ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। शनि की दशा में जैसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होते हैं। राहु की दशा में 80% लोगों की मैरिजेज होती है। राहु अचानक बदलाव लाता है ना, एक इंसान आज़ाद पंछी की तरह घूम रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, शादी हो गई, बेड़ियाँ डल गई। रुको, गुरु की दिशा चल रही ना आपकी भी शादी तो राहु की दिशा में हुई है इससे पहले। हाँ, मैं आप कहीं भी देखना 80% चांस मैरिजेस राहु की दशा में मिलेंगे आपको। राहु अचानक से बदलाव लाता है ना लाइफ में, और शादी के बाद तो दोनों, लड़के की भी और लड़की की भी, दोनों की जिंदगी बदल जाती है और बड़ा मेजर जो है चेंज आता है उनकी लाइफ में।
तो कुछ कुछ अगर शनि है, शनि की दशा में, बुध की दशा में लोग एस्ट्रोलॉजी, केतु आपको पूरा अध्यात्म से जोड़ देता है। केतु की जब दशा शुरू होती है आपको दूसरे धर्मों में भी रुचि आने लग जाती है, ठीक है। केतु आपको गल्फ कंट्रीज की सैर करवा के लाता है। तो वो बहुत चीज़ें, हर प्लैनेट की अपनी अपनी चीज़ें हैं कि कब क्या करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि अष्टमेश की दशा में और अष्टमेश में जो सी प्लैनेट बैठे हैं उसकी भी दशा के अंदर डेथ के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसे देखने के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये मत सोचो कि अगर 8th हाउस में 10 या 11 नंबर लिखा है और शनि की दशा चल रही है तो बस अब तो हम गए गए गए, नहीं, ये नहीं सोचना। बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं। इसीलिए कभी भी मेक शिफ्ट एस्ट्रोलॉजर्स की बातों में मत आओ, कभी भी पी पिला के एस्ट्रोलॉजी की डिस्कशन मत करो। ये सच में आपको बहुत भ्रमित कर देगी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। ये आपकी पूरी लाइफ है, 120 साल की लाइफ है, जो हम बहुत ही कम लोग जी सकते हैं। मुश्किल से 0.01% ऐसे होंगे जो 100 क्रॉस करते हैं। तो आप ये समझो कि वो आपकी एक एक इवेंट के बारे में बता सकता है। मुझे याद है एक क्लाइंट थे, उनकी कुछ शादियाँ टूट गई थी, मल्टीपल शादियाँ टूटी थी उनकी। तो हमने जब उनकी कुंडली देखी तो साफ पता चल गया था कि ये टाइम ही ऐसा था उनका, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए थे। तो ऐसी दशाएं भी आती हैं। प्लेसमेंट से पता चल जाता है कि हाँ जी, इनके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के टाइम थे। और जब हमने ये बात उनको क्लियर बोल दी, क्योंकि वो तो हमें रीज़न कुछ और दे रहे थे कि मेरे इस वजह से शादी टूटी, मेरी इस वजह से शादी टूटी। जब हमने उनको ये क्लियर बात बोली तब उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, अब आपने पकड़ लिया। तो ऐसे चीज़ें हर इवेंट लिखा हुआ है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे वो अफेयर है, चाहे वो शादी है, चाहे वो बच्चा होना है। ब्लैक मैजिक भी लिखा हुआ है। नहीं, ब्लैक मैजिक कभी नहीं लिखा होता। भगवान राम आए, किसके अगेंस्ट लड़े थे? माया के अगेंस्ट, मायावी रावण के अगेंस्ट और भी मायाओं के अगेंस्ट। भगवान कृष्ण आए, हर तरह की माया के अगेंस्ट ही तो लड़ते रहे वो। तो क्या वो किसी इंसान की लाइफ में माया लिख देंगे कि जाते है तू तो मायावी चक्रों में फंस जाएगा? नहीं, ये नहीं होता। ये आज कल के लोगों के जेलसीज हैं जिनकी वजह से होता है। देखो, ब्लैक मैजिक करने के लिए भी ना आप ही सोर्स छोड़ते हो ज़्यादातर। अगर किसी ने इंटेंशनली आप पे ब्लैक मैजिक किया है तो इसका मतलब आपने अपना कोई ना कोई DNA छोड़ा होगा। आप किसी के घर गए हो, आपने पानी पिया, आप खुद वहाँ पर पानी थोड़ा सा छोड़ाते हो, तो आपका DNA, आपका सलाइवा छूट जाता है। खाना खाते हो, पुराने टाइम में जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो खाना खाते थे, अव्वल तो पत्तों में खाते थे, पत्ते उसी वक्त डिस्पोज कर दिए जाते थे। या अगर प्लेट होती भी थी तो जाके खुद ही जाके रसोई घर में पानी से एक्रिलेट निकाल लेते थे। पूरा मांजते नहीं थे तो, लेकिन वो पानी से निकाल के रखते थे जूठे बर्तन। लोग किसी के घर में जाते थे, पगड़ी पहन के जाते थे या टोपी पहन के जाते थे। आज की डेट में जाते, आज की डेट में सेफ्टी भी पता हो तब भी लोग हेलमेट नहीं पहनते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बड़े बुजुर्गों की फोटोएं देखोगे ना अपने, जिनकी डेथ हो चुकी होती है या फोर फादर्स होते हैं, उन्होंने टोपी या फिर पगड़ी बांधी होती है। तो स्पेशली ये काम हुआ करते थे। आज की डेट में तो उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता। तो इस वजह से हम खुद ही वो चीज़ें परोस देते हैं कि जो करो, मेरे पे ब्लैक मैजिक करो। कोई स्पेसिफिक दशा भी होती है इसके अंदर ब्लैक मैजिक होता है, या फिर किसी में भी कभी भी हो सकता है? नहीं, दशाएं होती है जिनमें आपका ऑरा वीक हो जाता है। राहु की दशा होती है, केतु की दशा होती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगेंस्ट शनि की होती है, देखो सूर्य और चंद्र की भी होती है। देखो समझो, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य में शनि एनिमी, सूर्य में शनि, सूर्य में राहु, सूर्य में केतु। चंद्र में भी सेम है, चंद्र में शनि, चंद्र में राहु, चंद्र में केतु। आपको इमोशनली डाउन करता है, तभी आपका ऑरा टूटता है और तभी आपके ऊपर ये हो सकता है। अगेन राहु में सेम कॉम्बिनेशन है, राहु में सूर्य, चंद्र और शनि एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें कि आप इमोशनली या मेंटली अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपसे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। उस समय में आपका ऑरा टूटता ही टूटता है। अब जो मोटी लेयर होती है ना, वो भी थिन लेयर बन जाती है, तो उसको पंचर करना आसान होता है। हम गाड़ी चलाते हैं, जब टायर पुराना हो जाता है तो पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। उसी तरह से उस टाइम में आपका जो ऑरा प्रोटेक्शन है बहुत थिन हो जाता है, तो उस समय में वो पंचर होना बहुत आसान हो।
तो मैंने सुना है कोई अगर बिलीव नहीं करता तो उस पर नहीं होता है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, तो मेरे साथ कभी नहीं। आज तो मान रहे हो ना, एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास नहीं करते थे, आज मान रहे हो ना। चीज़ें मैटर करती है ना। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो कहते थे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई आए थे, सज्जन आए थे, वो रेफरेंस से आए थे। तो किसी मेरे दोस्त ने अपने भाई को भेजा कि इससे बात कर लो एक बार, इसकी जॉब चली गई है तो ये कुछ सोच रहा है बिजनेस के बारे में। तो हमारी बहुत एक्सटेंसिव बातचीत हुई, 1-1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। मैंने उनकी कुंडली बना ली और मैं उनको बताता गया कि आपके इस स्टेज में ये हुआ था, ये स्टेज में ये हुआ था, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, आपकी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मिला, वो मिला। तो इतना सब कुछ जब उनको बताया, वो बताने का मकसद क्या था कि मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में जब बताऊं तो आप उस पर विश्वास कर सको। और उन्होंने जाते जाते मुझे एक बार बोल के गए थे कि आज तक मैंने अपनी हॉरोस्कोप कभी बनवाई नहीं, बनवाई तो खैर मैंने अभी भी नहीं थी, पर आपने जो बातें मेरे को बताई हैं उसके बाद मुझे पहली बार एस्ट्रोलॉजी में विश्वास हुआ। और उसके बाद उन्होंने कई बार मुझे कॉल करके पूछा, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये करना मेरे लिए ठीक रहेगा? सो नाउ ही हैज़ फेथ, वो उस चीज़ में विश्वास कर रहे, तभी तो मुझे कॉल करके पूछ रहे। यानी कि एक नॉन बिलीवर वो आया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं तो सिर्फ भाई की रिगार्ड रखने के लिए आ गया था कि पूछ के चला जाता हूँ, ठीक है करूँगा तो मैं वही। और जब वो यहाँ से गए तो बिल्कुल बिलीव करके एस्ट्रोलॉजी पे, चीज़ों पे, कि नई चीज़ें हैं, अब जैसे आप मुझे गाइड करोगे मैं वैसे ही करूँगा। हाँ, वही जब बहुत सारे कॉन्स्टेंट तुक्के लगते हैं ना। देखो मैं तो थोड़ा साइंटिफिक बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एक इवेंट हाई है, 2 इवेंट ठीक है, तुम अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर हो, तुमको पता है सामने वाले की बॉडी देख के कैसे बोलना है। पर लगातार 8-9 इवेंट्स इकट्ठे प्रेडिक्ट करता है इज स्केरी। मतलब फिर मेरा बिलीफ सिस्टम आना शुरू हुआ कि हाँ यार, अगर तुक्के की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना तो ये तुक्के नहीं है, फिर ये तुक्के नहीं है। यहाँ पे पूरा साइंटिफिक मेथड है, एक एक चीज़ों के लिए एजुकेशन है। आपको लगन स्पष्ट करना है तो भी उसकी मैथमेटिक्स है। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया तो आपको बनी बनाई कुंडली मिल जाती है, लेकिन इस टाइम वो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ने निकाली है, कैलकुलेशंस की हैं उन्होंने, उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है। ऐसे नहीं बनता चार्ट हर एक चीज़ का कि इसका ये लगन है तो ये प्रोडक्शन होगी। पूरी पढ़ाई है, एजुकेशन है, ऐसे सिर्फ तुक्केबाजी वाली चीज़ नहीं है ये। अभी एक स्टेटमेंट बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बता रहा हूँ, प्रेडिक्टिंग वन इवेंट। हाँ, बट एक्चुअली दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग वन इवेंट, इट इज कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी है। इसमें सारे साइन कॉस टैन जो है वो सही सही तरीके से आएंगे। हाँ, वही जितना मैं गुस्से जा रहा हूँ उतना मुझे लगे जा रहा है कि यार ये दिस इज वेरी वास्ट, मतलब बहुत बहुत डीप है, बिल्कुल बहुत डीप है। और बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब जो लोग मुझे इस चैनल से नहीं जानते दूसरे चैनलों से जानते हैं, तो उसको लगता है कई बार अभी भी कमेंट्स आती है, भाई ये अंधविश्वासी हो गया है, ये अंधविश्वास फैलाने लग गया है। आपका वाइफ का चैनल आया था, हाँ, उसमें जो पहला वीडियो था मेरे ख्याल में इनके साथ ही हुआ था, तो उसमें भी एक कमेंट था कि अंधविश्वास को मत इतना आप फैलाओ, प्रमोट ना करो। तो उसमें फिर वो किसी और ने उसी पे रिप्लाई कर दिया था कि ये हमारा कल्चर है, ये अंधविश्वास नहीं है। तो ये अपने आप ही लोग अपने आप ही, जब जो कोई क्रिटिसाइज करता है उसको काउंटर करने के लिए लोग अपने आप ही आ जाते हैं। जब डीप नहीं जाता ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ना मैच्योर हो गया हूँ उस कैटेगरी के अंदर। अब मैं लोगों से बात करके भी समझ लेता हूँ कि कौन हवा में खेल रहा है, कौन थोड़ा सा नॉलेज दे पा रहा है। देखो, आप जब पहली बार पॉडकास्ट कर रहे होगे एस्ट्रोलॉजी का तो आपको लगा होगा कि चलो देखते हैं। फिर आपने कई लोगों के साथ पॉडकास्ट किए तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये सही कह रहा है, ये हवाबाजी कर रहा है, तो ये मेकशिफ्ट एस्ट्रोलॉजर है या फिर ये। पर सैड रियलिटी यही है, उसी पे व्यूज ज़्यादा आते हैं। अब देखो मैं इसमें कुछ कह, लोगों को तड़का मिर्च ज़्यादा पसंद आता है, लोगों को शॉर्टकट्स क्या है। देखो अब आप एक बात को समझो, ये मैं सबके लिए कहूँगा। आपने ना बहुत बार मूवीज ऐसे देखी होंगी, ट्रेलर देखे कि बड़ी शानदार मूवी है, और मूवी देखने के बाद मैं सर पटका होगा ये क्या देख के आ गया, मैं टाइम और पैसा दोनों बर्बाद किए। तो हर चीज़ जो परोसी जा रही है जरूरी थोड़ा ना कि देखने वाली चीज़ स्वादी होगी। हर ट्रेलर की मूवी अच्छी नहीं होती, अच्छे ट्रेलर की मूवी अच्छी नहीं होती। तो वो तड़के वाली बातें जो होती है ना वो बड़ी जल्दी पता चल जाती हैं कि तड़के वाली बातें। पर लोगों को वही मजा आता है।
उसका कमेंट सेक्शन, लाइक्स, लोग ऐसे खुश है, मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई ये कर लो, कल करोड़पति। उनमें से ये पूछो कि कितने बन गए, कितने बन गए। आप सही तरीके से चलोगे तो आज नहीं, देखो मैं आपको ना सच बता रहा हूँ, मेरे पास लोग हीलिंग के लिए आते हैं, मेरे पास लोग रेमेडीज मांगते हैं, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। अगर किसी को 6 महीने बोला तो 6 महीने, कहीं को 9 महीने भी बोल देता हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ भैया ये जादू की छड़ी नहीं है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं, किसी और से करा लो, पर ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि इतना टाइम तो लगेगा। आप बोलो कि मैंने आज काम किया और मुझे कल क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो सॉरी, ये फ्लो चार्ट मैं नहीं दे सकता। हर किसी का अलग तरीका होता है ग्रास्प करने का। कोई हीलिंग को स्लोली पकड़ता है, कोई उसको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। कोई पीएलआर के लिए आते हैं मेरे पास, लोगों को 10 मिनट नहीं लगाते, वो ट्रांस में चले जाते हैं, और कई लोगों के साथ 1-1 घंटा लग जाता है। आप एक बात बताओ, आप कितने भाई बहन हो? 2। आपके पेरेंट्स जब भी आप दोनों को बोलते होंगे ना सो जाओ चुपचाप, तो एक तो 5 मिनट में हो सकता है आपका सिबलिंग सो जाता हो, आप तो 1 घंटा नहीं सोते होगे। आपका मंगल बड़ा स्ट्रांग है, आप तो 1 घंटा नहीं सोते होगे, आंखें बंद करके भी कुछ ना कुछ उछल कूद चलती होगी। तो हर किसी का ट्रांस में जाने का, हर किसी का सोने का जब पैटर्न अलग है यार, हर चीज़ का पैटर्न अलग है ना। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो कि 10 महीने का काम 10 मिनट में हो जाए? वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ परोसने वाले नमक मिर्च मसाले और कुछ नहीं है। ठीक है, दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा दिवाली के बारे में बात करते हैं। दिवाली की पूजा कैसे करनी है और दिवाली के लिए रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? दिवाली आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि शॉर्टकट, तो ये सबसे अच्छा टाइम है शॉर्टकट में। अगर जिन लोगों को पसंद है कि रेमेडी हमारे पास पूरा साल लक्ष्मी जी का वास रहे, सबको चाहिए आजकल लक्ष्मी जी, तो धनतेरस है। धनतेरस में जो है धन्वंतरी महाराज जी की, लक्ष्मी जी की जाती है पूजा। तो धन्वंतरी मंत्र की चैंटिंग करें, ये रोगों का नाश भी करता है मंत्र। तो जिनके घर पे भी हारी बीमारी है, तो इस दिन से धनतेरस के दिन से इस मंत्र का संकल्प लेके जाप करना शुरू करें। आप देखेंगे आपके घर से रोग बिल्कुल धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। मैं रोकना चाहूँगा, संकल्प कैसे लेना है? संकल्प देखो, जब भी आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग शुरू करते हो तो आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 1 रुपए का सिक्का रख लो और एक फूल रख लो, ठीक है, और थोड़े से चावल साथ में। उसको क्या करना है, आपको बोलना है मैं, मेरा आपका अपना नाम, जैसे मैं तुलिका अरोड़ा, पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह अरोड़ा, निवासी गुरुग्राम, मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं आज से इस मंत्र के लिए चैंटिंग करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। कृपा करके आप मेरा मंत्र को, मेरे जाप को आप स्वीकार करें और मेरा संकल्प पूर्ण करवाएं। ये करके आपको जल वहीं पे धरती पे ऐसे छोड़ देना है। और इस तरह से आपको संकल्प करके उस मंत्र की, कितने मंत्रों की आपने चैंटिंग के लिए संकल्प किया है, जैसे कई कहते हैं मैं 1 लाख मंत्र करूँगा, कई कहते हैं मैं 1 माला रोज की करूँगा, वो आप अपनी देखो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, लेकिन नियम वही बनाना जो आप फॉलो कर सकते। आप बोल रहे हो मैं 1 लाख करूँगा लेकिन आप कर 1 भी नहीं पा रहे हो, तो वो तो वैसे ही क्रॉस लग गया, नहीं हो पाएगा। और कब तक करना है? आपको एटलीस्ट देखो कम से कम 41 डेज तक का तो ये होता है किसी भी मंत्र की चैंटिंग के लिए, ठीक है। 41 डेज तो आपको नियम बना के ही चलना होता है, लेकिन आप जितना मैक्सिमम, जब आप 41 डेज करोगे ना, आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो आपके अंदर वैसे ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी होगी कि मेरे को इतना फर्क पड़ गया, मैं और मंत्र चैंटिंग करूँ। वो 41 डेज का मिनिमम नियम है, बाकी आप मैक्सिमम जितना मर्जी करो, ठीक है। अगर किसी के घर में भी हेल्थ इशू है तो इस दिन से आप धन्वंतरी मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, तो आपके घर से ये हारी बीमारी, रोग वोग सब दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बताती हूँ कि इस दिवाली पे जो है ना, आप एक ऐसी जादू की पोटली खुद से बना सकते हैं कि अगर आपने पोटली बना ली और नियम से बना ली ना, तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप पूरा साल संभाले भी नहीं संभाल पाओगे। एक लाल रंग की पोटली अगर आपको मिलती है तो ले लीजिए, बनी बनाई मिलती है, नहीं मिलती तो एक रुमाल ले लीजिए या कोई भी लाल चुनरी भी ले सकते हैं। साथ में आपको लेनी है गोमती चक्र, कौड़ी, इलायची, रुद्राक्ष और इत्र जहां तक हो सके प्योर इत्र लेना, कहीं पे वो मिलावट वाला इत्र नहीं होना चाहिए। जिनकी आय के साधन नहीं है वो ये संकल्प करें कि मेरी आय के साधन बन जाए, और जिनके पास पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा तो वो ये संकल्प करें कि मेरा पैसा टिक जाए, बरकत डले हमारे घर में। धनतेरस वाले दिन जो है वहाँ पे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए अपनी मनोकामना ये पूरी बोल के। अब यहाँ से आपको शुरू करनी है 1 माला, ये थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल होगा,
जो लोग मंत्र चैंटिंग करना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा बस मंत्र बता रही हूँ। महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। छोटा सा है, बड़ा नहीं, बीज मैंने बहुत बड़ा वाला नहीं बताया, उनका मैंने नाम मंत्र बताया है ओम महालक्ष्मी नमः। जो बीज मंत्र कर सकते हैं वो बीज मंत्र करें, वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर जो नहीं कर सकते तो सिर्फ नाम मंत्र का जाप करें। एक माला कम से कम धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन, उसके अगले विश्वकर्मा डे और उससे अगले दिन भैया दूज, यानी कि 5 दिन आपको ये एक माला कम से कम जरूर करनी है। मैक्सिमम तो आपके ऊपर, आप जितनी मर्जी कर लो। आपको मैं यहाँ पे एक्चुअल में कह रही हूँ, गारंटेड कह रही हूँ कि जो आपने मनोकामना की होगी ना, आपको आपकी नेक्स्ट दिवाली से पहले, जिसकी अगर मकान की है, जिसके घर में बरकत की है, वो चीज़ आपकी पूरी होगी, ये गारंटेड है। सिर्फ एक वो पोटली, जब आपने 5 दिन की मंत्र चैंटिंग कर ली, उसके बाद उसको आपने पोटली को वहाँ से उठाना है 5 दिन के मंत्र चैंटिंग के बाद, और उसको उस जगह पे रख देना है जहाँ पे आप अपने घर का पैसा रखते हैं। ठीक है, इतनी बरकत आएगी ना आपके घर में कि आपसे पैसा संभाले भी नहीं संभलेगा। अब ठीक है, वो पोटली भी बना ली है, पूजा कैसे करनी है? पूजा करने के लिए देखो, आज तक मैंने पहले भी हम लोगों ने किया था, लोग मानते नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत टाइम से प्रचलन चला आ रहा है कि हम दिवाली के टाइम पे ना लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर गाते हैं। ठीक है, और हम करते हैं, और आज से कई साल पहले तक हम भी करते थे। तो यहाँ पे शायद आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। दिवाली पे लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। आप लक्ष्मी जी के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, गायत्री मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं कीजिए। क्योंकि लक्ष्मी, किसी भी भगवान की जब हम आरती करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो अपने सिंहासन से उठ गए हैं और हमें लक्ष्मी जी को नहीं उठाना है। तो आप लोग को इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की ही करनी है, लेकिन उनके मंत्रों की चैंटिंग के साथ, लक्ष्मी चालीसा के साथ। तो प्रोसेस क्या रहेगा सबसे पहले? अब प्रोसेस क्या है कि आपने जिस टाइम अपने घर में स्वास्तिक बनाई है, जब आपने दिवाली की पूजा में किया, पूजा के दौरान आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके घर में आज तक आपने सिर्फ देखा होगा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की ही मूर्ति लगाते हैं पूजा के दौरान, लेकिन आपको साथ में, क्योंकि माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है और कोई भी पूजा पति पत्नी के साथ में ही बिठाकर की जाती है, जो हम लोग गलती करते हैं। तो अगर आपके घर में विष्णु भगवान की तस्वीर नहीं है तो वो साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी और विष्णु भगवान को आपको बिठाना है अपने घर पे। और ये जो होती है फोटो या फिर मूर्ति होती है, वो बैठे भी होनी चाहिए, खड़े भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक प्रॉपर होना चाहिए। आपको एक चावल लेने हैं, लाल सिंदूर में चावल मिक्स करके उनको लाल करना है, चौकी पे बिट लगाने हैं। और जिनके घर में अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर में ही कर सकते हैं, नहीं है, वो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, नहीं है तो आप अपने घर की एक अलग चौकी बना सकते हैं। ठीक है, तो उस पे चौकी पे आपको इनकी तीनों की तस्वीर लगानी है। साथ में आपको वहाँ पे एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, स्वास्तिक का निशान पूरा करना है। दोनों लाइनें जो डलती हैं वो भी डालनी है, जो कि गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र शुभ लाभ के लिए होते हैं, वो लाइनें भी ज़रूर डाली कि गणेश जी का आपने पूरा वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको क्या तो यहाँ स्वास्तिक का निशान बनाना है। सबसे पहले क्योंकि गणेश जी की आराधना की जाती है, तो गणेश जी की आराधना करके आपने स्वास्तिक बनाया। गणेश जी के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, या गणेश चालीसा, या सिर्फ गणेश जी की आरती भी आप बोल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा गणेश जी की। फिर आपको लक्ष्मी जी का चालीसा करना है और विष्णु भगवान जी का, या ओम विष्णु प्रियाय नमः, इस मंत्र की एक चैंटिंग कर लीजिए। ज़्यादा नहीं करनी तो सिर्फ 1 बार 3 बार ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः। विष्णु जी का भी नाम हो गया और लक्ष्मी जी का भी हो गया। और लास्ट में आपको ओम जय जगदीश हरे की आरती बोलनी है। बस इतना ही आपको जो है दिवाली पूजन के अंदर प्रोसीजर करना है, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हर चीज़ का वास रहेगा। और जैसे मूर्ति प्रोवाइड करी जाती है हमारे में, जो पूजी जाती है मूर्ति, उसको प्रोवाइड करा जाता है, ये सही है प्रोसेस? हाँ, वो करते प्रोवाइड होते हैं, वो आप अपने कल्चर के हिसाब से करते रहें प्रोवाइड। क्योंकि उस दिन चांदी का सिक्का भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन पे आप चीज़ें कुछ खरीदने के लिए, जैसे कहा जाता है कि आप झाड़ू खरीद लीजिए, आप धनतेरस के दिन झाड़ू हो जाता है, सूखा धनिया कहा जाता है खरीद के लेके आइए, नमक खरीदने के लिए कहा जाता है। और ये भी होता है कि अगर आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जो सोना या चांदी खरीद सकते हैं वो भी खरीदिए, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है। तो धनतेरस के दिन ये जरूर चीज़ें लेनी चाहिए। और विधान वही है आपके पूजा में, अगर आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पोटली आपने बनाई है, इसको आपको अपनी
लॉकर में रखनी है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी बहुत सारे कंसेप्ट पता लगे होंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ नई नई चीज़ें लाए जाए, कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करें जो शायद लोगों को नहीं पता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।